रही हैं कि 25 को खुशियां मनाएंगे। पूरा दिन भंगड़े का दिन होगा। हाँ। वो लुडियों का डे होगा इंशाल्लाह। और हम शो में भी आके लुडियां डालेंगे आप और मैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, हल्का सा ऐसा स्टेप भी सीख लेंगे जो टीवी पे कर सकें। बिल्कुल जी, ऐसे ही हम करेंगे। ऐसा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बाखबर सवेरा। और फ्राइडे के शो के आगाज में हम आपको कह के ही गए थे, आपकी बहन आपकी खिदमत में अर्ज करके गई थी कि इंशाल्लाह जो मंडे का दिन होगा वो होगा लुडियों का दिन। तो हमने थोड़ी सी लुडियां भी डाली। हाँ, और लुडियां तो कल रुक ही नहीं रही थी, लेकिन कल जो चीज नहीं रुक रहे थे वो आंसू थे। हाँ। कल खुशी के आंसू, मतलब वाओ क्या खूबसूरत मैच था। कोने खुदरों में नहीं, सबके सामने। और ये था अपने जज्बात पर काबू ना पाने का दिन। यानी कि ये वो दिन था जिस दिन आपने आंसू बहाने थे, खुशियां मनानी थी, लुडियां डालनी थी। और आप सोचे हैं कि कल मैच खत्म हुआ है और उसके बाद क्या सूरत हाल थी। कराची की सड़कों का हवाला तो हम दे सकते हैं कि हम खुद भी जश्न मनाने वालों में शामिल थे। और मैं जाहिर है कि अपने फोन में देख रहा था कि जाहिर कि किस तरीके से पाकिस्तान जीत के करीब है और किस तरीके से विनिंग शॉट खेला गया। लेकिन क्या कमाल, आपने वर्ल्ड कप में शिकस्त का बदला उतारा, और वो भी कैसा कि सारे गम मिट गए 10 विकेटों से। सत्य देखिए ना, इंडिया को ना अपना एक रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए कि वो कभी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच नहीं हारा, उनको अपना ये रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए एक मुसलसल एक और मैच जीतना था। और पाकिस्तान को उनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ना एक मैच जीतना था। पाकिस्तान ऐसा मैच जीता 10 विकेटों के नुकसान पर। इतना कमाल मैच नहीं, मतलब 10 विकेटों के नुकसान पे नहीं, बगैर किसी विकेटों के नुकसान में, माफ कीजिएगा, बगैर किसी विकेटों के नुकसान। तो फिर अभी सफे मातम बिछी होती है अगर 10 विकेटों के नुकसान पे। मतलब देखे भाई क्या करें, खुशियां अंदर इतनी हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। कुछ चीजें मुंह से निकल रही हैं भाई। और मैं तो कहती बल्ले भी बल्ले थे, शावा भी शावा। लेकिन भाई कल कमाल गेम स्पिरिट हमने देखा, कमाल गेम स्पिरिट देखा। जिस तरह से विराट कोहली ने और आखिर में जाते हुए रिजवान की मतलब ही पैट ऑन हिज बैक, दैट वाज ब्यूटीफुल। नहीं, और रिजवान को जो निकनेम दिया गया इस वर्ल्ड कप में, दैट इज एनर्जाइजर बनी। आपके इल्म में होगा कि वो एक एड भी आया करता है इस हवाले से, बिकॉज ही इज सो क्विक, ही इज सो फास्ट, ही इज फास्ट बिटवीन द विकेट्स, ही इज अ ब्रिलियंट विकेट कीपर, कैच टेकर। और इसके साथ जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो दैट इज अनस्टॉपेबल। लेकिन जो बुनियाद रखी पाकिस्तान की जीत की, दैट वाज शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने पहले ओवर से ही भारत को जकड़ लिया। कमाल बुनियाद उन्होंने डाली है। हमने देखा है जिस तरीके से आके पहले रोहित शर्मा को आउट किया। ये वो मंजर है, ये वो मंजर है जिसका अभी मदीह हवाला दे रही थी। हाँ, लाइक इस पे भी बात करेंगे क्योंकि गेम स्पिरिट, हाँ एग्जैक्टली, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, लेकिन बहुत जो जज्बा ईमानी हमने समहाउ देखा, जब समहाउ कल रिजवान जब इन हुए और उसके बाद एक तो उन्होंने शुक्राने की वजह से सजदा शुक्राना अदा किया, और जब उसके बाद वहां पर नमाज अदा की, That was beautiful। और एक एक चीज के साथ लग रहा था, पाकिस्तान की एक एक शॉट के साथ पता चल रहा था कितने कॉन्फिडेंस है, और साथ में एक एक स्टेप को हम सेलिब्रेट कर रहे थे। ईमानी की मजबूती की आप बात कर रहे हैं कि ये वो नौजवान है जो कि रोजे की हालत में मैचेस खेलता है, ठीक है, उसके अलावा नमाज कोई मिस नहीं करता, अल्लाह पर पुख्ता यकीन है और पॉजिटिव इसका आउटलुक है। मतलब ही इज ऑलवेज पॉजिटिव, ही इज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, ही ऑलवेज रिस्पेक्ट्स द ओपोनेंट्स। यानी कि कोई भी टीम हो, ही इज ऑलवेज देयर। लेकिन बुनियाद रखी शाहीन शाह अफरीदी ने अपने पहले ही ओवर में, फिर उसके बाद दूसरे ओवर में, और वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ, दरमियान में हमें ये लग रहा था कि कुछ थोड़ा सा रुक गया है। लेकिन फिर अभी भी जब मैच के कुछ मनाजिर देखना तो मुझे अभी भी रोना आ रहा है, क्योंकि जब कल पहली विकेट गिरी थी ना, उस वक्त से मतलब वजह कि खुशी के आंसू। अच्छा, मैं बैठा हुआ था एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट द मैच, और मैं ये सोच रहा था कि यार आमिर नहीं है और शाहीन शाह अफरीदी है, ही डजंट हैव दैट मच ऑफ एन एक्सपीरियंस। और ऐसे में अचानक विकेट गिरी, मैं यूं आई जस्ट जंप्ड आउट ऑफ माय सीट। मैंने कहा या अल्लाह, ये क्या मतलब कल जो पहली ही जो हमने बैट्समैन को भेजा पेविलियन पे, विल डिस्कस अबाउट इट, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज में नजर डाल लेते हैं। सो कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 का पहला मैच था, और ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक बदला भी लेना था। और बार बार जो चढ़ाया जा रहा था, नहीं वो न्यूजीलैंड से लेना, लेकिन जो बार बार हमें मौका कह के चढ़ाया जा रहा था, हमें बार बार ये कहा जा रहा था कि जी स्क्रीनें तोड़नी पड़ जाएंगी, नए आपको एलसीडी लेने पड़ जाएंगे, तो वो हमें जरूरत नहीं पड़ी।
वो तमाम तर पटाखे जो है ना जिनको दिखा दिखा के आप हमारा मजाक उड़ाते थे, वो पटाखे कल हमने फोड़े हैं जब पाकिस्तान मैच जीता था। और वो सिर्फ पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर में जनाब हमने फायरवर्क्स भी देखे। इस हवाले से हमने बुर्ज खलीफा पे कल स्पेसिफिकली देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है वो वहां पर बजाया गया है। और साथ में भी जो भी है, कल का मैच कमजोर दिल अफराद के लिए बिल्कुल भी नहीं था। और जो परफॉर्मेंस आते साथ ही पाकिस्तान ने शुरू की, यू रिमेंबर कल स्पेशली बात भी की जा रही थी कि जो पहले क्या कहते हैं फील्डिंग करेगा उसके चांसेस ज्यादा हैं। बट देयर इज ऑलवेज दिस साइकोलॉजिकल गेम दैट इज ऑलवेज गोइंग ऑन, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया खेलते हैं उस वक्त नर्व्स का गेम होता है, उस वक्त ये नहीं होता कि मतलब फील्ड किसको सपोर्ट करेगी। दे प्लेड वेल। लेकिन एक और चीज थी कि आप ये देखें कि जिस घड़ी के इंतजार करते करते हमारी नस्लें बूढ़ी हो गई, एक या दो नस्लें, जब वो मुंतजर है, हमारे माँ बाप, हमारे चचा ताया, ये सारे मुंतजर रहते थे कि किस तरीके से पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन दैट नेवर हैपेंड। इस सिचुएशन में जब न्यूजीलैंड की टीम आके वापस लौट गई, जब इंग्लैंड की टीम ने आने से इनकार कर दिया, जब हमारे ग्राउंड से क्रिकेट दूर रही, ऐसे में हमने अपने आप को कंपोज रखा और एज अ यूनिट। और क्या खूबसूरत बात है कि मौके पे चौका। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੌਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ कि कल होया की है। अब ये जरा बार बार मौका मौका से चढ़ाया जा रहा था, उस मौके का जवाब कल हमने कैसे दिया फील्ड में देखिए। और भी वहां पे मौजूद थे और उनको देख के लोगों को लग रहा था भी ये तो मैच जीतेंगे तो पता नहीं बाद में क्या होगा। आपको पता है इस मैच की ज्यादा से ज्यादा टिकट 70 मोर देन 70% जो टिकट्स थी वो इंडियन क्राउड ऑलरेडी ले चुका हुआ था। इवन द सीट्स, यस, इवन द सीट्स वर ऑलमोस्ट ब्लू। और उसके बाद क्राउड में 75% वर इंडियन देयर, पाकिस्तानी जो थे तादाद में कम थे। लेकिन सोचिए तो यही सही मौका था कि जब उनको दिखाना था ना। और अक्षय कुमार जो अपने को खिलाड़ी कहलाते हैं, उनको जाना जाता है खिलाड़ी के नाम से, वो सोच रहे होंगे क्यों ना मैं ग्राउंड में जाके थोड़ी बहुत कोशिश कर लूं। फिल्मों में तो ऐसा हो जाता है ना कि नए नए स्टंट्स न जाने क्या कर लेते हैं फिल्मी दुनिया में। संजू बाबा भी आए हुए थे और हम देखा हमारे पाकिस्तानी भी सियासतदान भी वहां पे पहुंचे हुए थे, क्यों ना पहुंचे होते। शेख रशीद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी लेकिन वो नहीं जा सके। फवाद चौधरी साहब वाज देयर, अलीम डार वाज देयर। और इसके अलावा खैर हमने जब कल पाकिस्तान मैच जीता है उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी टीम थी उन्होंने बहुत ही ह्यूमिलिटी से काम लिया, बहुत प्यारे तरीके से। और बाबर आजम ने कहा कि हमें यस एग्जैक्टली जिसकी जरूरत थी। कल बाबर आजम ने मैच जीतने के बाद क्या कहा आपको सुनाते हैं। पास जो पीछे गुजर गया उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे। और एज अ कप्तान मैं कोशिश कर रहा था कि इनको कॉन्फिडेंस दिया जाए। मैं एज अ कप्तान यही चाहता हूँ कि जिस तरह लड़कों ने 100% दिया है फील्डिंग में, बॉलिंग में और बैटिंग में, तो ये मेरे लिए काफ़ी खुशन बात है। जिस तरह बॉलर्स ने लियोन विकेटें ली वो हमें काफ़ी हेल्पफुल हुआ। जिस तरह उसने स्टार्ट किया, अर्ली विकेटें हमने लेके दी, उससे हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी आया। उसके बाद फिर जो स्पिनर्स आए, स्पिनर ने काफ़ी अच्छा डोमिनेट किया। जो हमने प्लान किया था उसको अप्लाई किया और उसके सामने रिजल्ट आए। हमने प्लान किया था जिस तरीके से हमने फिर 6 ओवर यूटिलाइज़ किया, उसके बाद फिर पार्टनरशिप हमने ग्रो अप की। और कोशिश हम यही कर रहे थे कि हम जितना एंड तक जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा और रिजल्ट हमारे हाथ में। पहला मैच हम जीते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आया और उसी कॉन्फिडेंस को लेकर हम आगे जाएंगे, क्योंकि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट है और आगे काफ़ी मैचेज है कि जिस तरह आज हमने 100% दिया सब ने, अगले मैचों में भी 100% है। ये देखिए कि जो कंपैरिजंस ड्रॉ किए जाते हैं विराट कोहली और बाबर आजम के दरमियान, अब ऑब्वियसली ही इज द बेस्ट प्लेयर इन ऑल द फॉर्मेट्स कहा यह जाता है आर्ग्यूबली, क्योंकि विराट कोहली की अपनी क्लास है, उनके रन ज्यादा हैं, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनकी सेंचुरी ज्यादा है। लेकिन बात यह है कि जो चीज़ इन दोनों खिलाड़ियों को अलग करती है दुनिया के दूसरे प्लेयर से, वो है इनका पॉजिटिव एक बिहेवियर और कंट्रोल्ड एग्रेशन। देखें बहुत अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तान ने, लेकिन एंड में जब शाहीन शाह अफरीदी ने एक नो बॉल के 5 रन दिए थे और जो सिचुएशन हम देख रहे थे कि एक नफसियाती हिंसा है 150 का, वो उबूर करके इंडिया, उसके बावजूद इन्होंने, जैसे नॉर्मली कैप्टन होते हैं कोई भी, कि वो एकदम लैश आउट कर जाते हैं, अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन ही वाज इन कंट्रोल एट द एंड ऑफ द डे नर्व्स की गेम है। और पहले ही कहा जा रहा था कि बस 140 से ज्यादा इनको रन्स बनाने नहीं देने, 120 से ज्यादा कहा जा रहा था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद देखा कि 151 रन बनाए, फिर पाकिस्तान को 152 का उन्होंने हदफ भी दिया। अच्छा, कल जो सबसे प्यारी चीज लगी, जो पिक्चर्स, वैसे तो मैच पाकिस्तान ने जीत लिया, लेकिन कुछ तस्वीर, कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने हमारे दिल जीत लिए, जिसमें हमने देखा कि जब मैच खत्म हुआ है तो जिस तरीके से विराट कोहली जो है वो ऑफ कोर्स एक सीजन प्लेयर है, किस तरीके से उन्होंने रिजवान को बकअप किया, ही पैट ऑन हिज बैक, उनको गले लगाया, ना सिर्फ रिजवान बल्कि बाबर को भी, विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। But initially Rizwan went to him and he acknowledged that. He knew कि जी, because Rizwan की personality, I would say, I must say कि such humble, such beautiful persona he has. बहुत शानदार। अच्छा, उसके बाद मतलब हमारी परफॉर्मेंस भी इतनी कमाल थी कि वो कहते ना कि आप परफॉर्मेंस इतनी कमाल दें कि जो आपका दुश्मन है ना वो भी आपको दाद दिए बगैर। और अब ये देखिएगा इसके बाद वो मंजर है, such a beautiful hug. ये
ये मंजर। एंड रिजवान के चेहरे पे जो स्माइल है दैट इज मतलब कोई दैट इज प्राइसलेस। अच्छा, कल क्या कोहली ने कहा जब पाकिस्तान मैच जीत गया, किस तरीके से पाकिस्तान की तारीफ की, चाहे पाकिस्तान की बॉलिंग हो या बैटिंग, आपको सुनवाते हैं। I think Pakistan certainly outplayed us today. With the ball, I think they started off brilliantly. When you get 3 wickets for 20 runs, it's very difficult to get back into the game. We always knew that we need a total which is competitive. But even with the bat, they did not give us any chances and were very, very professional and effective out there in the middle. As I said, some quality bowling from Pakistan up front did not let us get off the blocks quickly and to add those extra runs. जी, तो कामयाबी और आगे बढ़ने का रास्ता यही होता है कि जब आप अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करते हैं और उनसे सबक सीखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर, और मदिया आप भी यहाँ पर शुक्र अदा करना चाहेंगी और शुक्रिया अदा करना चाहेंगी ये जो नहीं भारतीय चैनल्स का, जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट करके इतने अरसे से इतने, और अभी भी 1.5-2 महीने से जो मुहिम चला रहे थे उसमें नए उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके उन्होंने गाने बनाए। कल हमारी टीम ने वहां से बड़ी जबरदस्त किस्म की एक वीडियो भी शेयर की थी कि भारतीय जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके क्या रिमार्क्स आ रहे थे। जो कपिल देव ने भी जी हमें कुछ मशवरे दिए थे, जरा हम आपके साथ वो जरा शेयर तो करें ना, जरा सुने मशवरे में क्या कुछ आ रहे थे। अच्छा, चलिए वो हम आपको आगे जाकर दिखाएंगे। लेकिन जो भारतीय मतलब जो हम देख सकते हैं ना अवाम में जो गमो गुस्सा, तो लोग रो रहे थे और कह रहे थे उन्होंने धोखा दे दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, वो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। अच्छा, कल लेकिन जो सेलिब्रेशन थी, इट वाज ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम इसको देख रहे थे किस तरीके से एंजॉय किया जा रहा था। और पाकिस्तान के पहले एजी स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर वसीम अकरम, वकार यूनुस, वहाब रियाज, मिसबाह हक और फखर आलम ने तो जनाब, मैं कहती हूँ ना, जब इंसान को बहुत खुशी होती ना तो आपका डांस निकल ही जाता है, लुडियां निकल ही जाती हैं, सेलिब्रेशन में सब कुछ हो जाता है। क्या हुआ जरा देखिए आप भी। आवाज खत्म हो गई है यार, चीखें मार के। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वर्ल्ड कप में नहीं जीते, वर्ल्ड कप में नहीं जीते, वर्ल्ड कप में नहीं जीते, जहां जाओ ये बात करते, लो जी जीत गया हूं। 2017 जो चैंपियंस ट्रॉफी से एक दिन पहले तुमने जीत के बैठे हुए थे, तुम्हें फड़कास पड़ी, और आज भी तुम जीत के बैठे हो। मैं कहा मैच खत्म होने दे बच्चों, फिर बात करेंगे। बिल्कुल, अब आए मैदान में। मैंने ऐसे पाकिस्तान को पहले नहीं खेलते देखा इंडिया के अगेंस्ट। वो 20 साल की बात करें, मैं इससे ज्यादा कहूंगा, यू नेम इट, मेरा नहीं ख्याल किसी भी एक प्लेयर ने एक भी गलत कदम रखा है। इंडिया बुरा नहीं खेली, हम लोग आउटस्टैंडिंग थे। एब्सोल्युटली, द वे वी स्टार्टेड, जिस तरह हमने बॉलिंग की, जिस तरह हमने फील्डिंग की, जिस तरीके से हमने बैटिंग की, जिस तरीके से पाकिस्तान ने आज खेला है, दैट इज अमेजिंग। हर बंदा, इवन के जो बाहर भी बैठे हुए थे, दे वर एवरीबडी वाज इनटू द गेम सो मच। और जिस तरीके से आए हैं, द बॉडी लैंग्वेज, द फील्डिंग टुडे वाज एक्सेप्शनल। अच्छा, मैं इन लोगों की परफॉर्मेंस देख रहा था, मैं कह रहा था कि यार आप सोचे उस वक्त मैच जब जीते होंगे तो क्या उस वक्त, और ये जो म्यूजिक था, मौसीकी के साथ आपकी लुडियां और भी निकलती हैं। और हमारा आज मॉर्निंग शो नहीं होना चाहिए था, हमारा लेट नाइट शो होना चाहिए था। वैसे कल का शो मैं कल इतना मिस कर रही थी, कल स्क्रीन पे होना चाहिए था। जस्ट इमेजिन जो जज्बात निकल के आते हैं और आप स्टेज ड्रामे भूल जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये प्लीज ये सत्ती के जज्बात है, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है। लेकिन कल अच्छे भी स्टेज ड्रामे होते हैं। आप किन की बात कर रही हैं? नहीं, मैं तो खैर किसी की बात नहीं कर रही, लेकिन मुझे सत्ती के लुडियों का आइडिया है ना थोड़ा बहुत, तो मुझे पता है कि वो आपको कैसे महसूस करते हैं। अच्छा, कपिल देव जो साबिक भारतीय कप्तान है, वो बिफोर दिस मैच पाकिस्तान को खैर मशवरे तो बड़े दे रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान मैच जीत गया तो फिर उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीफ कैसे की, ये भी तो आपको दिखानी बनती है ना। बिल्कुल। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेली है। 100 रन कम नहीं होता और विकेट इतना भी नहीं कि आप आराम से रन बनाओ, लेकिन उनका खेलने का तरीका एक पहली बार देखा है। बहुत सुकून से आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, और कप्तान ने बड़े आराम से दोनों अपने साथी को एक कर और जहां जरूरत था बड़े शॉट खेलने का खेले, और तारीफ करनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मैच बड़े आराम से जीता। आज पाकिस्तान की टीम बेटर टीम थी, हमको मानना पड़ेगा कि उन्होंने आज हमसे बहुत अच्छा किया। अगर देखे जाए तो हमारी टीम बहुत अच्छी थी, बट लेकिन आज पर्टिकुलर डे वो पाकिस्तान का। ओके जी, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से
अब वो भी मानेंगे। जी आप मानेंगे और एक लंबे अरसे तक आप ये मानते रहेंगे कि हमने कैसे आपको हराया और कैसे बदला चुकाया, वो बगैर बदला किसी- जिसका हम हमेशा से मुंतजर थे। बगैर किसी विकेट के नुकसान के सबसे बड़ी थी और मुझे लग रहा था कि कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन कांटे का मुकाबला नहीं था। पाकिस्तान जैसे मैच शुरू हुआ, पाकिस्तान उनके आसाब पे हावी रहा। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे जब बाकी सारी सेलिब्रेशन हो रहे थे, तो शाहिद साहब के भी। शाहिद साहब मैंने आपकी टीवी पे भी लुडियां देख ली, और इससे पहले आपसे सवाल किया जाए, गाने से आगाज होगा जैसे उस दिन आपसे बात हुई थी कि और आज के दिन की मौके आज़ा पे की शायरी गाना भी please। साथ साथ अगर हो सके तो शायद भाई। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। रिजवान मेरी जान है, बाबर मेरी आन है, शाहीन तूफान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी तू पाकिस्तान। भी पाकिस्तान है। बहुत ही शानदार विक्ट्री, वाह। बहुत ही शानदार विक्ट्री। ये वो पिच थी जिस पर वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 55 रन पर आउट हो गई थी, और फिर इंडिया ने इस पे जब 151 स्कोर किया तो थोड़ा सा खौफ लग रहा था कि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह बाबर आजम और रिजवान ने बैटिंग की है, शानदार बैटिंग, 78 नॉट आउट, 79 नॉट आउट, 68 नॉट आउट, बिल्कुल तुन के रख दिया इंडिया की बॉलिंग को। जसप्रीत बुमराह हो, शामी हो, भुवनेश्वर कुमार हो, वरुण चक्रवर्ती हो, रविंद्र जडेजा हो, किसी को नहीं बख्शा। बहुत जबरदस्त बैटिंग की। और सबसे बड़ी बात यह कि जब मैच खत्म हुआ, जिस तरह कोहली ने आकर रिजवान को थपथपाया, ऐसा लगा कि जैसे बोल रहे हैं अबे छोटे तू तो बड़ी कमाल की बैटिंग करता है। और फिर महेंद्र सिंह धोनी जो उनके मेंटोर हैं, वो शुएब मलिक, इमाद वसीम, बाबर आजम और रिजवान से बातें कर रहे थे मैच के बाद, और तारीफें कर रहे थे उन्होंने। जो जिन लोगों ने बताया उन्होंने कहा बेहद तारीफें की धोनी ने। और धोनी थे जब 2015 वर्ल्ड कप एडिलेड में पाकिस्तान उनसे हारा था, तो धोनी ने हंस के कहा था ठीक है हम जीत रहे हैं, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पाकिस्तान हमें हराएगा। शायद तो भाई वो अभी दिन क्रिटिसाइज भी किया 24 जा रहा था, आ अभी गया। इंडियन चैनल्स पे इस मैच से पहले क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था कि भाई धोनी पाकिस्तान की बॉलिंग की बड़ी बात करते हैं कि जिस दिन चल गए तो हमारा हो जाएगा। दे वर क्रिटिसाइजिंग मीन कि उनके दिल में तो खौफ बैठ गया पाकिस्तानी टीम का। ये खौफ नहीं था, रियलाइजेशन थी आई बिलीव। बिल्कुल। हम मैच से पहले जब जुम्मे को बात कर रहे थे तो मैं यही कह रहा था कि पता नहीं अजीब सा एक इंडियन कैंप में खौफ सा है कि वो शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम से खौफ खा रहे हैं कि ये, हालांकि हमारी तो टीम वो टीम है कि जो कभी भी नहीं जीती थी। और फिर प्रेस बॉक्स में कल रात को गोरे ये बात कर रहे थे, व्हाट एन अमेजिंग विक्ट्री फॉर अ कंट्री जो जिसको न्यूजीलैंड छोड़ के चली गई, जिसके पास इंग्लैंड नहीं आई, तो उसने पूरी दुनिया को जवाब दिया। और अब हमें ये वर्ल्ड टाइटल जीतना है। अगर हम ये वर्ल्ड टाइटल जीतेंगे तो हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देंगे कि देखो तुम हमारे बगैर क्रिकेट नहीं खेल सकते, हमें छोड़कर, हमें तन्हा छोड़कर क्रिकेट नहीं खेल सकते, और हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या चीज हैं। और जिस तरह की पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, रमीज राजा ने इख्तियार की, एग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार की, और अब न्यूजीलैंड वाले भी अंडर प्रेशर हैं। केन विलियमसन के एल्बो में तकलीफ है, वो इंशाल्लाह कल का मैच नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को भी एक ऐसी इब्रतनाक शिकस्त देगा सेमीफाइनल में इंग्लैंड को। असल अच्छा, बदला तो उन्हीं से वैसे है। बड़ी बातचीत की जा रही थी आशमी साहब कि अब बस पाकिस्तान इंडिया से मैच जीते ना, तो फिर आप देखिए कि आपके लिए पैसों की, प्लेयर्स के लिए पैसों की कमी नहीं होगी, लोगों ने बड़े तोहफे तहरीफ देने हैं। अच्छा, लेकिन कल की जब परफॉर्मेंस देखें, व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, व्हाट एवरीवन एल्स वाज एक्सपेक्टिंग कि कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि जो भारतीय प्लेयर्स हैं वो किसी ना किसी नफसियाती दबाव का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से हमें वो नजर नहीं आया। पूरा मैच हमें एकतरफा नजर आया। तो आपको क्या लगता है कि वो जो पहले टॉस हार गए थे, क्या वो उसी से ही उनको लग रहा था कि वो हो शायद हम आगे हमारी गेम ना चल सके? हुआ क्या था? बिल्कुल, टॉस बड़ा क्रूशियल था। जब कोहली बहुत टॉस हारता है, हालांकि वो इतना बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो उसकी लक नहीं होती टॉस में, वो बड़े टॉस हारता है। और जब वो टॉस हारे तो उनकी आधी जान तो निकल गई होगी, इसलिए कि ये जिस तरह मैंने बताया कि वही वाली पिच थी जो वेस्ट इंडीज जिस पर 55 रन पर आउट हो गई थी। उन्हें पता था कि पाकिस्तान टॉस जीत के फौरन उनको बैटिंग देगा, और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह आउट किए, शाहीन शाह अफरीदी ने याद दिला दी मोहम्मद आमिर की, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने 3 आउट किए थे, शाहीन शाह अफरीदी ने भी 3 आउट किए। और रोहित शर्मा बड़ा खतरनाक प्लेयर है। मैनचेस्टर में जो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का मैच हुआ था उसमें उसने 140 स्कोर किया था, और वो ऐसा बौखलाया उस बॉल पे, ऐसी तेजी से वो बॉल अंदर आई, तो इंडिया, और एडमिट किया कोहली ने कि वी वर आउट क्लास, और सिंपली आउट क्लास बहुत ही अच्छा लफ्ज था। वो ये नहीं कह सकता था कि हमें टेम कर दिया, टेम जरा ज्यादा सख्त हो जाता, लेकिन उसने कहा कि हमें आउट क्लास कर दिया। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया, उन्होंने कहा मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं कि पाकिस्तान ने हमें आउट क्लास। अच्छा शायद भाई, एक और चीज, पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने चेज करते हुए इनिंग्स बिल्ड की, आपके इल्म में है कि
और बाबर आजम ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया, क्योंकि रिजवान जो है वो बड़ा एक अपने जज्बात का इजहार करने वाला प्लेयर है। एक बॉल मिस हो गई, शॉट नहीं लगा तो ही रिएक्ट कि हाँ जी डिसअपॉइंटमेंट शो करेगा। लेकिन जब आपके इल्म में है कि जसप्रीत बुमराह का पहला ओवर बड़ा टैक्टफुली खेला, चक्रवर्ती जिसका आपको पता है कि प्रीवियस रिकॉर्ड कितना अच्छा है, बड़ा इकोनॉमिकल और बड़ा ऑन द पॉइंट, रविंद्र जडेजा मतलब टू द पॉइंट और बड़ा एक कहते हैं कि बड़ा फेयरफुल बॉलर, ऐसे में किस तरीके से हमने उसको खेला, वो स्ट्रेटजीज के बारे में जरा बताएं। बड़ा जबरदस्त प्लान था पाकिस्तान का। एक तो देखें अप फ्रंट विकटें चाहिए होती हैं, कोई भी T20 हो, 50 ओवर्स का मैच हो, टेस्ट मैच हो, आपको शुरू में विकटें चाहिए। वो विकटें आपको शाहीन शाह ने दिलाई और शाहीन शाह ने बताया कि हमारा ये प्लान था कि हमें जल्दी विकटें उड़ानी है, टॉप ऑर्डर उड़ाना है। फिर जिस तरह बैटिंग की, आप जैसे वरुण चक्रवर्ती का जिक्र करें, मिस्ट्री स्पिनर है, कभी लेग ब्रेक करता है, कभी ऑफ ब्रेक करता है, कभी कैरम बॉल करता है। उसके पहले 3 ओवर इतने एहतियात से खेले, पहले 3 ओवर में उसके सिर्फ 17 रन बने, कोई चौका नहीं पड़ा था उसे, और चौथे ओवर में कसर निकाल दी, 16 रन लूटे और पाकिस्तान मैच जीतने की तरफ चला गया। बाबर आजम ग्रूम हो रहे हैं। रिजवान की तो क्या खास बात करें कि वो एक ऐसा सिंपल सा पठान है जिसको ये पता ही नहीं होता कि सामने कोई बॉलिंग करा रहा है। उसको काइल जेमिसन का नाम नहीं पता, उसको ट्रेंट बोल्ट का नाम नहीं पता, हो सकता है उसको इंडियन फास्ट बॉलर्स के नाम पता हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे इससे गर्ज नहीं कि बॉलर का क्या नाम है, मुझे इससे गर्ज है कि किस हाथ से बॉलिंग करा रहा है और मैं उसको जवाब दूंगा। और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। उसने कहा कि मेरा ये पहला मैच था भारत के खिलाफ और मैं देखता था कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आता था मैं बड़ा कुड़ता था, मैं कहता था या अल्लाह मैं उधर हूँ, और फिर अल्लाह मियां ने उसकी दुआ सुन ली कि वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की उस तारीख का हिस्सा बने। बिल्कुल। हाशमी साहब, अच्छा एक और चीज में देख रही थी, इंडियन मीडिया ना काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे थे। वो कहते हैं कि भाई ये टीम कैसे जीतेगी भारत से, जो कि एक दिन पहले अपनी जो है वो स्क्वाड का ऐलान कर रही है, जिसमें हम देख रहे थे क्योंकि बाबर आजम ने एग्जैक्टली एक दिन पहले अपनी जो 12 रुकनी टीम का स्क्वाड का ऐलान किया था, तो वो भी उनके गले पड़ गया कि वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, उनके साथ हो कुछ और गया। ये कॉन्फिडेंस शो करता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान यूजुअली नहीं करता। पिछले 5-6 महीने से पाकिस्तान अपने 12 अनाउंस कर देता है एक दिन पहले। छुपा के कोई फायदा नहीं है आपको। आप अपनी टीम बताएं, सामने वाले हरीफ को भी बताएं, मीडिया को भी बताएं और उन प्लेयरों को बताएं कि जिन्होंने खेलना है, उससे एक एतमाद बढ़ता है। तो कल बॉडी लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त थी। 2-3 दिन से मैं ये देख रहा था कि जो बॉडी लैंग्वेज थी पाकिस्तान की, वो बड़ी पूरे एतमाद बॉडी लैंग्वेज थी। और आप आधी जंग तो आप बॉडी लैंग्वेज से जीत लेते हैं, हथियारों से नहीं, बोनस से नहीं कि आपको बड़े पैसे मिलने वाले, ये सब चीजें कुछ नहीं होती। असल चीज जज्बा होता है। वो जज्बा आपको, आपके पास आधे हथियार भी हो, उसके बावजूद भी आपके पास अंदर एक रिवेंज था ना कि जो हमारे साथ किया है हमें उसका जवाब देना है। और मेरे ख्याल से हाशमी साहब आप टीम के प्लेयर से कंफर्म भी कर लीजिएगा, मुझे लगता है जो बार बार मैं फ्राइडे को कह रही थी ना कि मेरे वीरो जीतना है, तुमने सुन लिया। उन्होंने कहा हमने मदिया का दिल नहीं दुखाना, मदिया वरना बहुत रोती है। ऐसे ही कुछ हुआ है ना हाशमी साहब, आपको भी लगता है ना? बिल्कुल। आप जिस तरह कह रही थी कि मंडे को हम बैठे होंगे शो पे और तारीफें कर रहे होंगे, गाने गा रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे, तो अल्लाह मियां ने आपकी तो कुछ और भी थी सियासी एतबार से, लेकिन उस पर भी हम अलग बात करेंगे। लेकिन बलूचिस्तान वाली वो तो अलग है ना, वो हमारी नहीं थी, वो अभी नहीं बनी, वो हमारी नहीं थी, वो किसी और की प्रेडिक्शन थी। वो सियासी प्रेडिक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह अल्लाह करे पाकिस्तान ने जो पहली कल एक फतह समेटी और उसके बाद आगे फतुहात का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, एक तो कल हमने परफॉर्मेंस देखी जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्या कमाल खेले, आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी कल, आपने हमें भी देखा, फ्राइडे को भी देखा। हम तभी बड़े खुश हैं और ना चाहते हुए अपनी तरफ से बड़ी ग्रेट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन कल हमारी परफॉर्मेंस देखिए, अभी भी परफॉर्मेंस हमारी जा रही हो सारी ना, देखे ना। लेकिन सब छोड़ दें, मैं आपको ऐसी परफॉर्मेंस दिखाने जा रही हूँ कि आपने जिसके ऊपर ओवर एक्टिंग के पैसे काटने चाहिए। मैं तो अल्लाह ऐसा मौका न दे। मैं कहता हूँ बंदा जो है ना ऐसी बातें करने के बाद यूं सर झुका के यूं करके बैठ जाए और यूं करके देखे, मतलब आप हद है यार, कोई शर्म होती है, कोई हाथ ही। और माइक फाड़ दिया। मतलब हमें भी कहा जाता है कि एक ऑडियो का एक लेवल मेंटेन रखे। बेचारा ऑडियो वाला जो बैठा हुआ मिक्सर पे, उसको हार्ट अटैक ना आ जाए आपकी आवाज सत्ती साहब ब्रेक लाओ। ये एडे ओवर एंकर्स कहाँ से पकड़ के लेकर आए थे? मतलब पहले आप थोड़े से पैसे लगा लेते तो ऐसे ना आते। काफी सस्ते मिजाज वाले थे। मतलब पहले वो शाहीन आफरीदी का मजाक उड़ा रहे थे। वो जो 2-7 बहनें बैठी हुई थी जो इस वक्त तालियां बजाने के लिए बैठी, लेकिन वो जो साथ में बैठी हुई थी खातून, उनको तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, सारी भाई आप उतनी फड़ियां माने जितनी आप बाद में बर्दाश्त कर सकते हैं। बाद में सफे मातम जो बिछी हुई थी, आगे भी मैं आपको दिखाएंगे सफे मातम, वो जो हालत देखें। मैच हम जीत गए, हमें बड़ा मजा आया और हमने भी अब इनका वही हाल करना है जो उन्होंने हमारे साथ किया था, मौका पटाखे और स्क्रीनें दिखा के। लेकिन हाँ सेंसिबली
विद सेंसिबिलिटी। ऑफ Because कोर्स हम वो नहीं हैं, हम विराट कोहली अच्छा खेलते हैं, हाँ। उन्हें सराहते हैं, अगर स्पोर्ट्समैनशिप yes. दिखाते हैं, जेंटलमैन बनते हैं, तो हम आगे से उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हाँ, हैं। भाई- बिकॉज हमारे प्लेयर्स ने प्रूव किया कि हमें मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, हम रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट लेंगे और ग्राउंड में मुंह परफॉर्म से करेंगे। बोलने से याद है उनके एंकर से क्या मुंह से पटाखे फोड़े हाँ। हैं इस पे बात करेंगे, लेकिन आप टू द पॉइंट। जी, तो एक बार फिर से आपका खैर मकदम करेंगे और खेलों की दुनिया में क्या हो रहा था और पाकिस्तान ने किस तरीके से फतह के झंडे गाड़े और बाबर आजम सिकंदर आजम साबित हुए, वो तो सब हमने आपको बता दिया। लेकिन सियासत के मैदान में क्या हो रहा है? सियासत के मैदान में बलूचिस्तान से जो खबर आई, वो खबर जिसका हम देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रही थी अगस्त से, फिर उससे पहले से इनफैक्ट, और आखिरकार वो इस चीज़ पे मुंतज हुई कि जाम कमाल साहब अपने ओहदे से रिजाइन कर चुके हैं। बिल्कुल जी, कल सिर्फ इंडिया ही आउट नहीं हुआ, बल्कि हमने देखा कि कल एक तरीके से जाम कमाल साहब जो बहुत अरसे से बड़े डट के खड़े थे अपने नाराज साथियों के सामने, कल वो भी आउट हो गए और मुसलसल कहा जा रहा था। लियाकत शाहवानी साहब से हमारी बात जब हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप देखिएगा, जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि पीर वाले दिन जो वोटिंग होगी से उसमें आप देख लीजिएगा हमारे इत्तेहादी पूरे हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उन्हीं को शिकस्त होगी जो कि सामने से आके खड़े होंगे। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ एंड टू आवर सरप्राइज कल जाम कमाल साहब ने कल इस्तीफा भी कर लिया, फिर गवर्नर बलूचिस्तान उनका इस्तीफा भी जो है वो कबूल कर लिया। तो ये एकदम से कैसी जो हवा है वो तब्दील हुई, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मुस्तफ़ा तरीन मौजूद हैं। मुस्तफ़ा, ये बताइएगा कि कुछ दिनों पहले जो हमारी आपसे बात हुई और उसके बाद हम मुसलसल लियाकत शाहवानी साहब से बात कर रहे थे, आज भी उनसे बात करेंगे, तो वो कह रहे थे नहीं जी हमारी नंबर गेम पूरी है, हमें किसी भी किस्म का खतरा नहीं है, बार बार मुस्कुरा के हमसे बात कर रहे थे। लेकिन कल अभी बल्कि लियाकत शाहवानी साहब ने भी हमें साथ में ज्वाइन कर लिया है। सर बहुत शुक्रिया आपको भी ज्वाइन करने का, लेकिन पहले जरा मुस्तफ़ा तरीन से जरा बात कर ले, क्योंकि मुस्तफ़ा हालात बिल्कुल कुछ और नजर आ रहे थे, शाहवानी साहब भी कुछ और कह रहे थे, लेकिन वो कल कुछ और खबर देंगे कि हम जी जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को शिकस्त देने में कामयाब रहे। ऐसा ही है या हमारे पास कुछ और खबरें पहुंची हैं? मुस्तफ़ा, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी जी, जी। मुस्तफ़ा, ये एकदम क्या हुआ, ये तब्दीली की हवा कैसे चल पड़ी? एक्सपेक्ट कुछ और किया जा रहा था, कहा कुछ और जा रहा था, हो कुछ और गया? देखिए जी, इसमें अगर हम देखें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ पहली तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन जमातों की जानिब से 15 सितंबर को जमा करवाई गई, तो तब ही से तब्दीली की ये हवा चलने लगी थी और रफ्ता रफ्ता सूरत हाल में जो है इख्तिलाफ आता जा रहा था। लेकिन गुज़िश्ता 3 रोज़ इंतहाई अहम थे, जब वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कोयटा में बदस्तूर मौजूद थे, लेकिन मीडिया पर उनके हवाले से कोई ख़ास खबरें नहीं आई और इसकी वजह यही थी कि वो दोनों बदस्तूर काम करते रहे ताकि सूबे में जो सियासी बहरान है उस पर काबू पाया जा सके। सो आखिरकार ज़राए के कहना है कि उन्होंने कुछ शराइत के साथ जाम कमाल ख़ान को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया था और उनको मना लिया था। तो ये सूरत-ए-हाल इसीलिए सामने आई कि जाम कमाल जो है वो मुस्तफ़ी हो गए और उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर हुआ। अब ज़राए का ये कहना है कि जाम कमाल ख़ान ने अपनी शराइत ज़रूर रखी हैं, क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में और कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल दीगर जमातों के जो साथी वज़ीर आला जाम कमाल का साथ दे रहे थे आखिर तक, उनके हवाले से ज़रा ये बता रहे हैं कि उनको आइंदा काबीना में खपाने के लिए जाम कमाल ने शराइत रखी थी जिन पर अमल दरामद किया जाएगा। सो ये तो अब मालूम होगा कि जो नई काबीना होगी वो बनेगी, उसमें किस कदर जाम कमाल के साथियों को खपाया जा सकेगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज जो है होने जा रहा है। 11 बजे इजलास कॉल किया गया था और इसमें वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उस पर वोटिंग होनी थी, लेकिन चूँकि वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे चुके इसलिए इजलास आज भी मुनक्किद होगा और इसमें जो मुहर्रिक होंगे, जो ये तहरीक जमा करवाने वाले अरकान होंगे, उनमें से खड़े होकर चलें फर्दर इस पे हम आपसे ये भी जान लेंगे कि क्या होगा। लेकिन हमारे साथ लियाकत शाहवानी साहब भी मौजूद हैं। लियाकत शाहवानी साहब, नो पन इंटेंडेड, लेकिन ये आखिर हुआ क्या? यू वर वेरी कॉन्फिडेंट दैट डे, यू वर टेलिंग अस के पीर वाले दिन हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं वो हमें बता रहे होंगे कि ऐसा हुआ है और नो कॉन्फिडेंस मोशन नाकाम हो गया। जाहिर है कि आपके पास पूरी इस बारे में श्योरिटी होगी, अचानक क्या हुआ? चलिए जी, हम दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे भी सती ने भी कहा कि उन्होंने हमें कहा था फ्राइडे के दिन
कि फ्राइडे को बात हुई थी, हमारी थर्सडे को उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि अब 9:30 बजे के करीब उन्होंने कहा था कि जी आप इंशाल्लाह देखेंगे कि जी आप लोग ब्रेकिंग न्यूज देंगे, आप लोग भी बैठ के ब्रेकिंग न्यूज देंगे। और मैं आपको पहले से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि जी जितने भी अनासर सामने थे उनको हमने शिकस्त दी। अब ये समझ में नहीं आ रहा, स्पेसिफिक तरह से भी मुस्तफा तरीन बात कर रहे थे कि कुछ शराइत पे कन्विंस किया है जाम कमाल साहब को। अब यही जाम कमाल साहब है जो कि कह रहे थे कि जी या तो वो सियासत छोड़ देंगे, या तो बुलेदी साहब जो कि उनको बार बार चैलेंज कर रहे थे, या तो उनको सियासत छोड़नी पड़ जाएगी। अब एकदम से इस्तीफा दे दिया, तो ये कौन सी जो शराइत हैं जी जिन पे कन्विंस किया गया? और शाहवानी साहब का नंबर ही बंद हो गया है। बट वी आर ट्राइंग कॉन्स्टेंटली कि हम वो क्लिप चलाते जब उन्होंने हमें से कहा था कि मुस्तफा तरीन साहब, यानी कि हालात सारे वही हैं जो उन्होंने बताए थे, लेकिन खबर वो नहीं थी जिसके बारे में वो तस्करा कर रहे थे। लेकिन आई होप कि दोबारा इंशाल्लाह वो आएंगे। चलो जी, मुस्तफा तरीन हमारे साथ मौजूद है। वैसे मुस्तफा, जैसे आप कह रहे थे कि क्योंकि चेयरमैन सेनेट भी हम भी देख रहे थे कि वो भी कोयटा जो है वो उनका भी आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा था, और उनकी भी कोशिश थी कि सियासी बहरान बलूचिस्तान में पैदा ना हो, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नहीं भाई कुछ हो जाएगा, चीज़ें संभल जाएंगी, लेकिन चीज़ें नहीं संभली। और जैसे भी आपने बताया कि कुछ शराइत पे कन्विंस हो गए जाम कमाल, कुछ पता चला ये कौन सी शराइत थी? चलें जी, मुस्तफ़ा तरीन भी जो हैं हम उनसे राब्ते की दोबारा कोशिश करेंगे। और लेकिन अभी बड़ी खबर थी, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि आज जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो आज करारदाद भी पेश होगी, तो उसमें जैसे शाहवानी साहब कह रहे थे कि नहीं जी वो जाम कमाल साहब की जीत होगी, उनके इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं, नाराज लोग नहीं हैं। लेकिन कल जो हुआ वो भी आपके सामने ही है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, उनकी जानिब से खासा क्रिटिसाइज भी किया गया अपने ट्विटर पे, और वो तनकीद का निशाना भी बनाते रहे ऑब्वियसली। और लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था कि जब वो वजीर आला बने थे उस वक्त भी यही सारे अवामिल और यही सारे अरकान उन्होंने इनको सपोर्ट किया था। तो बलूचिस्तान की सियासत इसी तरह की है। तो मीर हाशिम बज़ंजो तो अब ऑफ कोर्स न्यू सीएम होंगे, अब तो जो भी होंगे वो वैसे ही होंगे जैसे कि जाम कमाल साहब। सही, छोटी सी ब्रेक। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि मौसम हो रहा है चेंज और सर्दियां जब आ रही हैं तो अपने साथ साथ ऐसी सौगात लेकर आ रही हैं जो कि सर्दियों में आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं ना उसमें उनका इलाज भी होता है, साथ में हमारी डाइट को बेहतरीन रखने में भी उनका बड़ा किरदार होता है, जैसे कि चकोतरा। हाँ जी, चकोतरा। चकोतरे के क्या फवायद हैं ये हम आपको नहीं बताएंगे, बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर चावला बराह रास्त। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शुरू में जब मदिया बात करी थी मैं समझा मूंगफली की या किसी ड्राई फ्रूट की, सर्दियों की आमद की बात हो रही है, लेकिन चकोतरा कहा यह जाता है कि चर्बी वगैरह काटता है, एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनके लिए फाइबर भी देता है। और क्या फवायद हैं इसके सर्दियों में? एब्सोल्युटली जी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब आपके पास मौसम बदलता है और जो सौगात अल्लाह ताला की तरफ से आती है उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होता है। जब हमारे पास मौसम बदलता है हमारी जो बॉडी होती है वो डिजीज को ज्यादा प्रोन होती है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो नीचे जाती है। ग्रेप फ्रूट आपके पास सिट्रस फ्रूट्स में एक बेहतरीन सौगात है जो आपकी इम्यूनिटी को जबरदस्त तरीके से बूस्ट करता है। इसमें मौजूद जो आपके पास विटामिन सी है, जो फोलेट है, B9, जो B6 है, वो ना सिर्फ आपके पास मौसम से तब्दील होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनकी इंटेंसिटी, उसके जोर को कम करता है, बल्कि उनकी ड्यूरेशन को भी कम करता है। या हो सकता है कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं वो आपके इम्यून सिस्टम के स्ट्रांग होने की वजह से आपको नुकसान ही ना पहुंचा सके। फिटनेस फ्रीक्स को मैं ये बात बताना चाहूंगी कि आपके पास वेट लॉस में ये बेहतरीन है। हमारा जो मेटाबॉलिक रेट होता है, कैलोरी बर्निंग प्रोसेस, जब हम वाटर रिच और फाइबर रिच फूड्स लेते हैं वो बूस्ट करता है। फाइबर कंटेंट इसमें जबरदस्त है, आपका जो स्टमक है वो ज्यादा देर तक भरा रहता है, आपकी जो एपेटाइट है उसको ये कर्ब करता है। और इसमें मौजूद जो विटामिन सी है वो लिवर में जो आपके फैट्स का ब्रेकडाउन है उसको फैसिलिटेट करता है। डायबिटिक हजरात के लिए बेहतरीन खुशखबरी है, इसमें मौजूद एक कंपाउंड नारिंजिनिन, वो आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। यही परसेप्शन क्यों है कि जो चकोतरा है, ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल वही लोग ज्यादा करते हैं जो कि कोई ना कोई डाइट फॉलो कर रहे थे, पतला होना चाहते हैं, बाकी लोगों को लगता नहीं हम ग्रेप फ्रूट क्यों खाएं, हमने कौन सा पतला होना है?
अच्छा, ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। हमारे यहाँ पे हेल्दी ईटिंग को वैसे ही मदीहा डाइटिंग कहा जाता है। हेल्दी ईटिंग इज नॉट डाइटिंग। जरूरी नहीं है कि आपने अच्छी और साफ ग़िज़ा तब खानी है जब आप डाइटिंग पे जाएं, आपको वैसे भी ओवरऑल खाना चाहिए। मैं ना आपके क्वेश्चन से इस बात का आंसर जरूर करना चाहूंगी कि जो लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पे हैं, एंग्जाइटी की मेडिसिन पे हैं, कोलेस्ट्रॉल नीचे करने की मेडिसिन पे हैं, वो ग्रेप फ्रूट जूस का इस्तेमाल मत करें। उसके पीछे एक रीजन है, किसी और सिट्रस जूस का इस्तेमाल कर लें, ग्रेप फ्रूट जूस का इस्तेमाल ना करें। ग्रेप फ्रूट जूस में मौजूद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है फ्यूरिन क्यूमेरिन। ये हमारे इंटेस्टाइन में एक एंजाइम को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देता है, CP3A4। इसका क्या काम होता है कि हमने जो दवाइयां जिस मिकदार में लेनी होती हैं उसमें से कुछ मिकदार को ये एंजाइम इनएक्टिवेट करता है ताकि सिर्फ सेफ डोज जो है वो हमारे जिस्म को पहुंचे। जब आप ग्रेप फ्रूट जूस लेते हैं, इस एंजाइम की तकरीबन 50% एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। जरूरत से ज्यादा दवाई जो मेरे जिस्म को नहीं मिलनी चाहिए वो मिलती है, और दवाई ने अपना एक्शन परफॉर्म करने के बाद उसके जो रेमिनेंट्स होते हैं, उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट होती है जिसको लिवर को डिटॉक्स करना चाहिए, वो नहीं डिटॉक्स होता। तो हो सकता है जरूरत से ज्यादा ब्लड प्रेशर कम हो, जरूरत से ज्यादा आपके पास कोलेस्ट्रॉल कम हो, कोई और सिट्रस जूस यूज करें। बाकी इसके आपके पास फवाइद ही फवाइद। अच्छा, एक चीज और बता दीजिएगा कि लोग बड़े ये भी करते हैं कि जी सुबह सुबह उठ के चकोतरे का जूस पी लिया, तो ज्यादा बेहतर क्या है और कौन सा टाइम है? और दूसरा ये है कि जूस पीना चाहिए या वैसे साबुत फल खाना चाहिए फाइबर के लिए? कोई भी जो फल है ना, उसका डेफिनेटली आप जब साबित लेते हैं तो उसका ज्यादा फायदा है, क्योंकि आप फाइबर लेते हैं। जब आप जूस लेते हैं आप एक कंसंट्रेटेड पल्प ले रहे होते हैं उसके मौजूद शुगर का। हाँ, उसमें फायदे होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू आपके पास जो फुल फ्रूट होता है उसके हिसाब से फायदे नहीं होते हैं। अगर आप नाश्ते में खाली ग्रेप फ्रूट ले रहे हैं तो आप अपने साथ थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। नाश्ते में आपके पास कैलोरी कंटेंट आपके पूरे दिन में से 25% आपको कंज्यूम कर लेना चाहिए। मैं अगर बताऊं, मेरा फेवरेट टाइम इसको लेने का मिड मॉर्निंग स्नैक है। वो इसी है क्योंकि आपके पास फाइबर रिच है, तो दोपहर के टाइम खाने पे आप थोड़ा हाथ भी रोक सकेंगे, आपका पेट भी भरा होगा, आपको एक एनर्जी की जो है वो डोज भी मिल जाती है, और आपका एक मिड मॉर्निंग हेल्दी स्नैक भी हो जाता है। स्किन के लिए अमेजिंग है बिकॉज विटामिन सी है इसमें, आपके पास डेंटल हेल्थ के लिए अमेजिंग है, आपके कोलेजन को बूस्ट करता है जो हमारी स्किन को प्लम्प बनाता है, जो टिश्यू। वाओ, थैंक यू सो मच सहर, दैट वाज a lot of information in such a short span of time. Thank you so much। ये भी बता दिया कि भी किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, यानी कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को और शुगर के, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, और नॉर्मल डाइट का हिस्सा बनाए। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा, और एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि हम पाकिस्तानी कौम की एक बड़ी अहम बात यह है कि हम वैसे काफ़ी डिवाइडेड हैं। सफाई सुथराई के मामले पे डिवाइडेड हैं, कोविड से निमटने के मामले पे डिवाइडेड हैं। अच्छा, दीगर कई मामलात ऐसे हैं जिस पे हमारी सोच मुख्तलिफ है, हमारी सियासी जमातों की सोच मुख्तलिफ है, लेकिन दो तीन चीज़ें आती हैं। एक तो दिफाए वतन की बात आए, तब हम एक हो जाते हैं, सारी सियासी जमातें सारी सियासत छोड़कर एक हो जाती हैं। और दूसरा, भारत के खिलाफ मैच के बाद शिकस्त हो, उस सूरत में फोसने में एक हो जाते हैं। और आज जो जीत हुई है, गुज़िश्ता रोज़ जो जीत हुई है, उसके बाद से जो फतह का जश्न मनाने में पूरी कौम एक नजर आई। बहुत नज़ारे हमने पूरे मुल्क भर में देखे, शहर कायद में देखे, कराची में देखे, और वो लोग थे जो मुश्किलात का शिकार थे, महंगाई की चक्की में बीस रहे, 10 और मसाइल हैं, लेकिन सेलिब्रेशन। और मुश्किल घड़ी में भी हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी कौम यकजा होकर चैरिटी भी करती है, और खुद चाहे कुछ भी ना हो लेकिन अपने बाकी पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं, ये जज्बा हमेशा से इतनी होता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमने कल देखा कि कल किस तरीके से तमाम तो पॉलिटिकल जमातें जिस तरीके से सेलिब्रेट करी थी, वो उनकी सेलिब्रेशन दी इतनी थी। और स्पेसिफिकली हम जब देख रहे थे कि जब फवाद चौधरी साहब थे तो उनके साथ गिलानी साहब के बेटे भी मौजूद थे जब हम मैच देख रहे थे, ठीक है, पीछे अलीम डार साहब भी मौजूद थे। सो एवरी अदर पर्सन वाज एंजॉयिंग द मैच, और बाकी मतलब ये ऐसा टाइम था कि आप सब यूनाइट हो जाते हैं। सो हम आगे भी आज मैच के वाले से बात कर लेंगे, और एक और चीज भी है, क्या कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ये नहीं कि देखें, क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम, तो खदशात दिल के अंदर ये मौजूद थे कि अल्लाह ना करे कि 20 रन भी रह जाएं। केड़ी फनी गेम? नहीं, क्रिकेट फनी इसलिए है मदीहा के कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है, बट इट्स नॉट फनी एट ऑल। कमजोर आजाद लोग, और मैंने कल फनी सोचा अनप्रेडिक्टेबिलिटी के फैक्टर से मैं कह रहा हूँ कि ये टर्म यूज की जाती है, क्योंकि
होता यह है कि एक विकेट जहां गिर गई तो उसके बाद आपका जो है वो किस तरीके से बाकी प्लेयर्स रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रेशर का किस तरह से सामना करेंगे, क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं दे आर द एंकर्स, दे रन द टीम। अब आगे देखें कि क्या होता है। अच्छा, मौसम की आप बात करी थी मदिया, चेंज हो रहा है मौसम। मौसम बड़ा चेंज हो रहा है और मौसम के वाले से आपको अपडेट देंगे क्योंकि बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। मुल्क के कई शहरों में जाड़े की दस्तक, शहर कायद का मौसम भी बदलने लगा। फिजाई आलूदगी में भी इजाफा, शहर इक़्तिदार में रिमझिम के साथ ठंड ने मौसम का मिजाज बदल दिया। कौम को हंसाने वाला आज खुद रोने पर मजबूर। पीटीवी के मशहूर ड्रामे 50-50 के मरकजी किरदार माजिद जहांगीर की जिंदगी शदीद मुश्किलात का शिकार। मुस्कुराहटें बिखेरने वाला आज इमदाद का मुंतज़िर। कॉपीराइट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी आम क्यों हो गई? क्या कानून सख्त नहीं या अमल दरामद का पुख्तान है? किसी को कानून की परवाह नहीं और ना ही पकड़े जाने का डर। मौसम बदला तो मेकअप के अंदाज भी बदल गए। तकरीबात की मुनासबत से बनाव सिंगार किसी इम्तिहान से कम नहीं। कौन सा ट्रेंड इन, कौन सा आउट, प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। अच्छा जी, तो वो एक टर्म यूज होती है कि जाड़े की दस्तक, तो नॉक कर रहा है जाड़ा और उसके असरात हम देख रहे हैं। रात गए, शाम को थोड़े बहुत, सुबह सुबह, और ये असरात हमें नजर आते हैं हल्की सी खुनकी की सूरत में। बिल्कुल जी, और आजकल स्पेसिफिकली हम ये भी देख रहे हैं कि सुबह सुबह कराची में जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा बल्कि काफी कम होता है। आज सुबह भी कराची का जो दर्जा हरारत था वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड था। अच्छा, कराची को तो आप छोड़ दें, लाहौर में भी कल परसों बहुत बेहतरीन मौसम रहा। और क्यों ना रहता जी, लोग कह रहे थे कि जी लाहौर का मौसम चेंज हुआ है इस्लामाबाद की वजह से हुआ है। इस्लामाबाद में यालाबारी हुई, क्या कमाल यालाबारी। और इस्लामाबाद को भी छोड़ दें, जरा सा ऊपर चले जाए नथिया गली, यानी कि ऑलमोस्ट आप 1.5 घंटे की ड्राइव पे चले जाए तो वहां पे तो कल पड़ी है बर्फ। सवात में भी सूरत हाल रही, वहां पे पड़ी है बर्फ। और ऐसा लग रहा है कि भाई अक्टूबर में ही सर्दियों ने एंट्री दे दी। देयर वाज अ टाइम जब ऐसा लगता था कि सर्दियां जो है ना वो पंजाब से भी रूठ गई हैं और सर्दियां आती थी मिड ऑफ नवंबर तक। लेकिन अब अक्टूबर का इख्तिताम है और सर्दियां जी एलो ये पड़ी हैं, तशरीफ ले आई हैं। और ओवरऑल मुख्तलिफ इलाकों में अच्छा बरसात तो हो रही है। पंजाब में बरसात हो रही है, इस्लामाबाद में, लाहौर में, इधर उधर, लेकिन साथ ही साथ बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे बंद हो चुकी है। इस बर्फबारी की वजह से स्वात बडग्राम में भी पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और कराची में भी हवाएं बदल रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो गर्द आलूद हवाएं हैं, जिसके हवाले से हम बात करते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका जो है वो खासा मुतासर होता है, तो वो डस्ट कल मुझे भी फील हो रही थी व्हेन आई वेंट आउट। तो आप एहतियात ये कर सकते हैं कि आप जाते हुए मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि आपको ये परेशानी इस तरह की ना हो। बिल्कुल जी, और मौसम की सूरत हाल क्या है ये हम जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा फातिमा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची की सिचुएशन, मौसम जो है वो कैसे चेंज हो रहा है अनवर खान हमें बताएंगे। पहले तो हम जरा शहर इक़्तिदार का जो है वो रुख कर लेते हैं जहाँ पर मौजूद है हमारे साथ फातिमा। वेरी गुड मॉर्निंग। इस्लामाबाद वालों की तो बड़ी ईद हुई है। एक तो कल पाकिस्तान मैच भी जीत गया और कल मौसम भी बड़ा शानदार था, बारिश भी होती रही है। क्या सूरत हाल चल रही है जी? इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो वाकई इस्लामाबाद में मुझे आज दो तरह के मौसम जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। एक तो है दिलों का मौसम, जो कि पाकिस्तान की जबरदस्त जीत ने जो है वो बहुत खूबसूरत और हसीन कर दिया है। सुबह से देख रहे हैं लोगों, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट है। और अगर वैसे मैं इस मौसम की बात करूं तो ये भी जो है 3 दिनों से जो मुसलसल बारिश हो रही थी वक्फे से, तो बाकायदा तौर पर सर्दियों का भी आगाज हो गया है। आज अगर मौसम की बात करूं तो सूरज जो है वो बिल्कुल आबोताब से चमक रहा है खूब, जहां पे हम देख रहे हैं कि आज लोग जो है वो खुश है, लेकिन सूरज भी हमें बड़ा जबरदस्त दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आबो हवा की बात की जाए तो उसमें वाकई खुनकी आ चुकी है और सर्दी जो है वो महसूस हो रही है और लोगों ने जो है वो गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। जैसे कि भी देख रहे हैं, आपने भी स्वेटर पहनी है। जी जी, जल रहे हैं जो है सर्दी का बाकायदा आगाज हो गया है जी। और अगर बादलों की बात की जाए तो आज कहा जा रहा है कि बादलों का आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन बाकायदा जो बारिश का एक सिलसिला था वो फिलहाल रुक गया है। आज मौसम जो है वो जरा खुश्क रहेगा जी। ओके जी, तो जरा अनवर खान से जान लेते हैं। अनवर खान जरा अपने अकब में कुछ देख रहे हैं कि उनके पीठ पीछे कुछ हो रहा है। अनवर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
तो जरा ये बताइएगा हाँ नहीं जा रही वो मुंतज़िर कहीं भाई पीछे एक तो धूप भी बड़ी थी हाँ। और ठीक है हम कराची में हम देख रहे थे एक तरफ फातिमा ने पहनी हुई थी स्वेटर, उनको देख के फिर हमें हुआ कि भाई हमारे कब निकलेंगे सर्दियों के कपड़े, हाँ। क्योंकि अब अभी तो हमारे सर्दियों के कपड़े बक्सों में बंद है, पेटियों में बंद है, अपर अभी हल्के निकलेंगे। फुल्के जो है ना मैंने निकाल लिए हैं अभी। निकाल लिया हाँ, हल्के फुल्के वजह ये है कि थोड़ा सा वॉक ये वगैरह आप शौक करें मारने के लिए निकाले, नहीं क्यों निकाले फिर? जब आप वॉक करते हैं और फिर स्वेटिंग हल्की सी होती है तो फिर जरूरी है। अच्छा जी सही ठीक है। अच्छा जी अब देखिए जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद यानी कि जो जुड़वा शहर है वहाँ का, तो हम आपको बता दें कि वहाँ पे जी सर्दियां आ नहीं रही बल्कि सर्दियां आ चुकी हैं, क्योंकि लोगों ने निकालनी है अपने कोट और स्वेटर्स। तो बाबर इस हवाले से मजीद बता रहे हैं। जी बाबर। जी हाँ, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी समेत गिरदोनवा के इलाकों में सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है और बिल्कुल लोगों ने, आम शहरियों ने किया है रुख बाज़ारों का और जो उनकी इस्तात के मुताबिक है वो गर्म मलबूसात की खरीदारी कर रहे हैं। कुछ शूज़ गर्म खरीद रहे हैं, कुछ जैकेट्स खरीद रहे हैं, कोई स्वेटर खरीद रहे हैं। आप मेरे अकब में देखें, मैं इस वक्त 6 रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं और सर्दी जो इन मोटरसाइकिल बाइक सवारों को लगती है वो जैकेट्स वाले के पास आते हैं। आप 1400-1500 का रेट बता रहे हैं, क्यों सर? पीछे से माल महंगा आ रहा है, महंगा आ रहा है जी, बहुत महंगा। बस, और आपको भी महंगा मिल रहा जी सर, महंगा ही मिल रहा है सर, अभी तो खरीदा ही नहीं है। 1400-1500 रुपए की जैकेट मिल रही है जनाब। तो ये तैयार रहे कि डॉलर ऊपर गया और ये चीज़ें भी ऊपर जा रही हैं। 500 का 500 का जैकेट जो मिलता था वो 2000-1500 पे मिलेगा। यहाँ सिर्फ ये लोग अब विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल सर्दी है, उसका इंतज़ाम करना है। कुछ भी हो जाए आपको जैकेट, स्वेटर, शूज़ और गर्म मलबूसात खरीदने। ऐसे में जी एक चीज़ ये है कि बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग ज़रा देखें कि यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। दे आर रीजनेबल, दे आर वेरी रीजनेबल। ऐसे ही जाके आप मार्केट से ख़रीदें तो वहाँ पर आपको कहीं ज़्यादा नरखों पे मिलते हैं। हाँ ये बात है, कलर छांटना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है। जो लोग पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है, मतलब हर सर्दियां आप जाके 5-5, 6-6 हजार के या 3-3, 2,000 के स्वेटर तो नहीं खरीद सकते। तो आप देखें जो सर्दियों की सूरत हाल है, तो आप देखें मतलब सिर्फ 2-3, अगर कराची की हम बात करें तो हम 2-3 महीने मसा इस्तेमाल। डॉलर कहाँ पर पहुँच गया है? डॉलर नहीं, डॉलर, ठीक है। हाँ जी, डॉलर की आप उड़ान भी देख लें, लेकिन साथ में आप ये देखिए कि वो लोग जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप इनको जाके खरीदें, उसके बाद आप इनको अच्छी तरीके से आप ये देखें, तरीके से धो के इस्तेमाल करके। और भाई ये संडे बाजार नहीं लगता था, याद नहीं आ गया वो डिफेंस में जो लगता था? उस वक्त में कराची में नहीं आई थी, बंद हो लेकिन गया। वहां पर पूरी कौम जाया करती थी, डीएचए के पूरे अवाम, इधर उधर से सारे अवाम जाते थे। और जाहिर है कि क्योंकि वहां पर जो आइटम्स मिलते हैं दे आर क्वाइट गुड, और ऐसे में जाहिर है कि आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं, एटलीस्ट यू कैन चेक, अगर कोई मिले तो ले लें। सही। अच्छा जी, जरा क्योंकि लोगों के स्वेटर्स निकलना शुरू हो गए, अल्लाह करे हमारे कराची में भी जल्दी स्वेटर्स निकलें। गिलगित में तो आपको पता है कि ठंड कितनी पड़ी है और क्या कुछ मौसम वहाँ पे अपने तेवर बदल रहा है। शाहिद शहजाद हमारे नुमाइंदे बता रहे, ताहिर शहजाद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मानसहरा के खूबसूरत सियाती मकाम नरां के चंद किलोमीटर के आगे बट्टाकुंडी के मुकाम पे, जहाँ आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता रात होने वाली बर्फबारी ने चारों तरफ जो है सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, पहाड़ों को नारां की खूबसूरती में भी मज़ीद इजाफा कर लिए। यहाँ पे जो है मौसम सर्द तो हो चुका है, लेकिन दूर दराज इलाकों से सियाहों का जो फैमिली के हमरा आने का सिलसिला भी जारी है। नारायण का मौसम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, वह शहर बहुत खूबसूरत है, लेकिन बारिश यहाँ बर्फ़ गिरने से ये बहुत और खूबसूरत हो गया है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम फिर भी इंजॉय कर रहे हैं। लाहौर से आने वाली फैमिली का ये कहना है कि नारां तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन बर्फबारी के बाद जो है नारां की खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं और ये अपनी सर्द मौसम के बावजूद इस खूबसूरती को बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हो रहे हैं। चलें जी, मौसम है तो मौसम के असरात भी आएंगे और ऐसे में हम देख सकते हैं कि अच्छा शहर क़ायद कराची की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने कहा कि जाड़े की दस्तक तो है, लेकिन साथ में डस्ट वगैरह भी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से हम आपको थोड़ा सा गाइड कर दें। इट्स एन अनहेल्दी टुडे। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कराची शहर क़ायद का है दैट इज 160। 150 से नीचे जो है वो सेंसिटिव फॉर सम ग्रुप्स होता है और 150 से ऊपर जो है वो अनहेल्दी होता है। लाहौर का मदिया, चूंकि ज़्यादा इंटरेस्ट मदिया लेंगी अभी फॉरन के, लाहौर का क्या है, मेरे शहर का क्यों नहीं बताया, तो दैट इज़ 157 साथ है। सबसे बेहतर जो है वो गुजरांवाला साइड का है, मुरीद के इस साइड का, वो काफ़ी कम है, वो दैट इज़ लेस देन 50। तो बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। सही, ठीक है। चलिए, इससे पहले हम क्योंकि अनवर से बात करना चाह रहे थे और अनवर मुड़ मुड़ के बादलों को तलाश कर रहे थे, लेकिन बादल अनवर को मिले नहीं। अनवर ये बताएं, हमने आपको देखा आप बादलों को मुड़ मुड़ के ढूंढ रहे थे, लेकिन बादल आपको कोई नजर ही नहीं आ रहे थे। क्या सिचुएशन है, बादल आएंगे या नहीं आएंगे, सर्दियां कब आएंगी कराची में? जी देखें, कराची के लोग हर चीज़ का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, और सर्दियों का भी और गर्मियों का भी। और आज सर्द हवाएं चलनी शुरू हुई हैं और समंदरी हवाएं बहाल हुई हैं और इस वक्त खुनकी हो जाती है सुबह के औकात के अंदर और बिलखुसूस रात के औकात के अंदर।
तो कराची के लोगों को यही चीज़ें मिलती हैं। और आज अलग सुबह हल्की सर्दी जो है वो कराची के शहरियों ने उसको महसूस किया है। और आज कम से कम जो दर्जे हरारत रहा वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम कराची के अंदर जो एक सूरत हाल सामने आ रही है वो डस्ट की है। जो ये हवाएं चलती हैं इसके साथ साथ, क्योंकि आपको मालूम है कि जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं और सख्त मिट्टी और बदबू और ताफून के नतीजे के अंदर ये डस्ट जो हो रही है वो शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। ताहम सर्द हवाएं चलने के नतीजे के अंदर अब कराची के अंदर जो है वो सुबह और रात के औकात के अंदर हल्की सर्दी को महसूस किया जाता है। ताहम जुज़वी तौर पर मौसम अमर आलूद रहने का इम्कान है। तो कराची के शहरी जिस सर्दी का इंतज़ार कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो गई है। ताहम तेज़ हवाएं चलने के नतीजे के अंदर जो डस्ट है वो कराची के शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। लिहाजा अब मास्क का इस्तेमाल करें। कोविड तो कम हो गया लेकिन इस डस्ट से बचने के लिए अब आपको मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, मास्क का इस्तेमाल तो अब नागुज़ीर होता चला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे तामीरात भी हो रही हैं, सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं, वैसे भी कचरा बहुत है और एक ऐसा टाइम जहाँ पे खुनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर जो डस्ट है वो मजीद जो है वो आबो हवा में मौजूद रहती है। बहुत शुक्रिया जी अनवर खान, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ कराची वालों। जी जी, लाहौर में भी जो स्मॉग वगैरह का एलिमेंट है उसके भी बड़े असरात होते हैं मुज़र। एक तो नफसियाती मसाइल उससे पैदा हो जाते हैं। ज़ाहिर है कि एक तरह का आप एनवायरनमेंट देखें जहाँ पर फ़ज़ा में आलूदगी मुअल्लक़ हो। दूसरा ये है कि सांस की बीमारियाँ, डेमेंशिया के हवाले से कहा जाता है कि वो भी होने के चांसेस खासे बढ़ जाते हैं स्मोक की वजह से। जी, डेमेंशिया ये स्मोक की वजह से। हाँ जी, एक रिसर्च, जी जी बिल्कुल स्मोक से ताल्लुक है। कहा जा रहा है कि एक रिसर्च बताती है कि 16% चांसेस जो हैं वो आपके बढ़ जाते हैं अगर आपके इलाके में स्मोक या इस तरह की डस्ट मौजूद हो। प्लीज़ ज़रा ख्याल करें अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए स्पेसिफिकली जो मास्क है मेक श्योर करें कि वो घर के बाहर जब भी निकलें, सहन में भी आके बैठें तो मास्क लगा के बैठे। इवन कि बच्चे भी जब सहन में खेल रहे हैं तो कोशिश करें उनको हम मास्क लगाएं क्योंकि आबो हवा जो है ना वो लाहौर की भी, बाकी भी, जैसे हमने पंजाब की भी बात कर रहे थे, मुल्तान की बात कर रहे थे स्पेसिफिकली जो हम वहाँ की भी बहुत बुरी है। अच्छा, अभी हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और सती हमें याद करना है अपने उन हीरोज़ को जिनको ऐसा लग रहा है कि शायद हम फरामोश करते चले जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उनकी जिनको हम एक ड्रामा आता है, इनको अभी भी हम एक सिटकॉम आप उसको कह सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त एक शो आता था PTV पे आता था 50-50। अभी भी आप जाके यूट्यूब पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। उस एरा के तो नहीं है लेकिन हमने उसकी बहुत सारी किस्सें जो एंजॉय की हुई हैं थैंक्स टू यूट्यूब। उसमें एक बड़े मज़े की जिनकी जोड़ी थी इस्माइल तारा के साथ वो थे माजिद साहब। और इस वक्त माजिद जहांगीर साहब जो है मतलब जिनका एक कमाल कैरेक्टर था, जिनके वो एक स्टाइल बड़ा मशहूर था जो थुई करके रहते वो तो एक और भी थे लेकिन इनका भी एक बहुत ज़बरदस्त रहते कि अजब कह रही है भाई, क्या कह रही है भाई, अजब कह रही है भाई। बहुत प्यारे इनके जुमले होते थे। इन्होंने हमें इतना हंसाया। हम आज भी इनको देखते हैं, इनकी पुरानी वीडियोस देखते हैं तो हम मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाते। लेकिन आज इनकी सूरत हाल ये है कि ये कस्मा पुरसी का शिकार है और अब ये हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि हुकूमत इनकी मदद करे बिकॉज ही इज़ रियली इल, बहुत बीमार हैं और इनकी डायलिसिस हो रही है। बिल्कुल जी, डायलिसिस की ज़रूरत है। प्लस ये है कि तमगा इम्तियाज़ इनको दिया गया था लेकिन साथ ही कोई ऐसा अरेंजमेंट या कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जिसमें फंड्स होने चाहिए जिसमें ऐसे हमारे जो सरमाया हैं हमारे अदाकार उनको मौका दिया जाना चाहिए। और दूसरा साथ ही साथ एक चीज़ बड़ा अलमिया ये है कि ये जो एक जनरेशन का गैप हो गया है, जैसे होता ही है कि जो हमारे ऐसे अदाकार हैं उनको कास्ट नहीं किया जाता, तो ये एक बड़ा मसला है। ऐसे में आप देखें कि जो एक बंदा जो ऑलरेडी 30-40 साल का है उसको मेकअप करके आप 60 साल का दिखा के उसको कास्ट कर लेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी जिस बंदे की एज वो है तो आप उसको कास्ट नहीं करते। तो आई जस्ट कांट एग्री मोर। आपने बहुत अच्छी बात की है। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माजिद जहांगीर साहब खुद, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। माजिद साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा में हमें वक्त दिया। आप तो हमारे हीरो हैं, बचपन से आपको देख रहे हैं। जब भी आप आते हैं तो आपकी हमारी परफॉर्मेंसेस जो पुरानी हैं वो हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं, जिनको हम देख के अभी भी चाहे जितने मर्जी उदास हो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें खुश करने वाला, हमें हंसाने वाला शख्स आज इतनी कस्मा पुरसी का शिकार है। ये एकदम क्या हुआ? किन किन मुश्किलात का सामना आपको एकदम से हो गया? अब तक ये है कि मैं दवाइयों से मोहताज हूँ। मेरा दवाइयों से मोहताज हूँ, मैं खाने पीने से मोहताज हूँ, समझे ना। मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं, मैं दवाई भी सही तरीके से नहीं खा सकता। मुझे लोग मेरा दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, समझे ना। यहाँ पे मैं आया हूँ तो मेरे दोस्त हैं उनकी जो बेवा है
माजिद साहब, हमारा दिल जो है वो रो रहा है आपकी हालत देख के, लेकिन क्या हुकूमत की जानिब से किसी वज़ीर या अहदेदार ने आपसे रब्ता किया? ऑब्वियसली ये जानने की ज़रूरत बहुत अशद है मदिया। आप ये देखें कि जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरते रहे उस वक्त के जब हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी, और हमारा बचपन इनको देखते हुए गुजरा, जो भी हमारे लेजेंड्स रहे हैं, और ऐसे में वो इस हाल में हूँ। और मतलब ये 50-50 शो का हिस्सा थे और बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा इंटेग्रल पार्ट उसमें प्ले करते थे। और आज जब वो हमारे साथ मौजूद हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि अगर हमारे अपने हीरोज़, वो लोग जिनको बचपन से देख के इतना मुस्कुराते रहे हैं, हंसते रहे हैं, और जिनके एक बार स्क्रीन पे आ जाने से हम अपने दुनिया के तमाम तर गम अभी भी भूल जाते हैं। हम उस जनरेशन के तो हम नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी इसको अपने उस वैसे ही इंजॉय किया, क्योंकि जो क्रिएटिविटी का लेवल उस वक्त था वो शायद आज भी नहीं है। सो जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद है, जिस तरीके से वो अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं, उनको कोई पुरसाने हाल नहीं, तो आपकी किसी हुकूमती नुमाइंदे से, किसी अहदेदार से कोई बातचीत नहीं हुई? किसी ने आपको अप्रोच नहीं किया? जी हाँ, मुझे हुकूमत पाकिस्तान ख़ासतौर पर ये वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनके हैं हसन करके उनका नाम है। उन्होंने ये वादा किया था बाद मीडिया के लोगों से कि हम आपकी बात उनका वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचाएँगे और इंशाल्लाह वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, लेकिन अभी तक किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। अच्छा, अब जाहिर है कि ये मौका है, ऐसे में आप ARY न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप हमारे शो में मौजूद हैं, और इस हालत में भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कोई हुकूमत से कोई आप अपील करना चाहेंगे? ARY के प्लेटफॉर्म से मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करना चाहता हूँ और ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा फ़नकारों की मदद कीजिए। और अल्लाह ताला ने आपको हुकूमत दी है, अल्लाह ताला ने आपको हुकूमत दी है, और ये हुकूमत जो है अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। तो लिहाजा मैं हुकूमत पाकिस्तान से, ख़ासतौर पर सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आला पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और अपना क्या नाम गवर्नर सिंध इरमान से, और ये कि सारे सूबों के गवर्नर से और वज़ीर आला से मैं अपील करता हूँ कि खुदा मेरी मदद करें। उसकी वजह है कि मैं खाली सिंध का फ़नकार नहीं हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान का फ़नकार हूँ। और जब मैं प्रोग्राम करता था तो सारे कोई प्रोग्राम नहीं आता था, ये 50-50 चलता था। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि आप मेरी मदद करें। इसी में मेरी भलाई भी है, और इसी में मैं हो सकता है दोबारा सही हो जाऊं, तो मैं दोबारा काम करूं और लोगों को हंसाऊं। मैं यही कह सकता हूं, और तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। क्या आप इनकी वो कह रहे, मैं सिर्फ सिंध का नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान का था। जब इनका शो लगता था 50-50, तो पाकिस्तान में और कोई शो नहीं लगता था, और यही वजह है कि लोगों को आज भी 50-50 याद है। आप लोग आज कोशिश ज़रूर कीजिएगा, जब हमारा शो भी ख़त्म होगा ना, तो आप सिर्फ 50-50 लगाइएगा, और उसके बाद आप माजिद जहांगीर साहब की इसमें परफॉर्मेंसेस देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि आज कितना बड़ा लेजेंड आपका कस्मा पुरसी का शिकार है, और वो कितना होपलेस नज़र आ रहा है, वो सबसे सदा कर रहा है, वो सबसे अपील कर रहा है। और मेरे ख्याल से यह बहुत ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ें और हम अपने लेजेंड्स वैसे ना उनको संभाल लें, वरना आगे कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा। सब इन्होंने मेहनत की। दूसरा ये कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो बड़ा दिल रखते हैं, बड़े साहिब हैसियत लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े मुखैर आज़ाद यहाँ पर मौजूद हैं। तो ज़रा जाइए, ज़रा दाद रसी कीजिए, इसका अल्लाह भी आपको अजर देगा। और हुकूमती नुमाइंदे भी हमें देख रहे हो तो लाजमी तौर पर कुछ करें। यहाँ पे हुकूमत सिंध का बिल्कुल बनता भी है, मेरे ख्याल से वो आगे बढ़ के कुछ करेंगे भी। एक छोटी सी हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉपीराइट्स इशू के हवाले से। बहुत से लोग बहुत अच्छा काम करके एक अपना एक नाम बनाते हैं, एक अपनी कोई रिसर्च पेश करते हैं या कुछ भी जो चीज़ बनाते हैं, सो हम देखते हैं कि उसकी कॉपी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लेजरिज्म आपने देखी कि कितनी जो है वो जनाब आम है, लेकिन इन तमाम तो चीज़ों को रोकने के लिए हमने देखा है कि हमारे पास है कॉपीराइट्स एक्ट हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि उसकी खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है सती? इसलिए कि जितने कवानीन हैं उन पे अमल दरामद नहीं होता। कवानीन बना दिए जाते हैं, एक तो हम पहले आके बात किया करते इस हवाले से कानून होना चाहिए। भाई सिर्फ कानून नहीं होना चाहिए, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। कवानीन तो सबके लिए मौजूद हैं, गिरह फरोशी के लिए मौजूद हैं, हर चीज़ के लिए, हरासमेंट के लिए मौजूद हैं, कत्ल के लिए मौजूद हैं, लेकिन सारे मामलात लटकते रहते हैं और पायरेसी के ऊपर भी इसी हवाले से तवज्जो नहीं दी जाती। तो क्यों है ऐसा?
और क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन बेग साहब, यानी कि शकील अहमद बेग साहब। बेग साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आई मेड श्योर कि आई गेट इट राइट। अच्छा, ये बताएं कि बाकी तमाम चीज़ों की खिलाफ वर्जी की तरह ये कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी भी एक आम सी हो गई है, और क्या वजह है इसकी? कॉमन क्यों है? देखिए, असल में मेरे जो वजह है, आपने स्टार्ट भी उसी से लिया लोगों को खुद भी नहीं पता कि कॉपीराइट है क्या। बेसिकली कॉपीराइट है आपकी अपनी जो चीज़, जो भी आप चाहे कोई किताब लिख रहे हैं या कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, उसके हकूक की बात की जा रही है कि आपने उसके हकूक कोई दूसरा सलब ना कर जाए। पूरी दुनिया में बेसिकली कॉपीराइट पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, यहाँ तक कि अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई शख्स कोई अमेरिकन या किसी भी मुल्क की कोई चीज़ की कॉपी करता है तो फौरी तौर पर उसको नोटिस जारी यूट्यूब देख लें क्या करता है। बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ पर एक अजीब अलमिया है। एक तो कॉपीराइट की जो वायलेशंस होती है वो इसलिए होती है कि यहाँ पर जो अदारे हैं ना, जिसका आपने जिक्र किया, वो बिल्कुल लंबी तान के सो रहे हैं। वो किनका काम है? अब IPO यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, ये काम है उसका काम है ये कॉपीराइट करना भी और उसको कंट्रोल करना भी। लेकिन अफसोस के साथ हाँ, इसमें होता क्या है कि लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि हमने कॉपीराइट करना कैसे है, या इस हद तक जाना कैसे है, और कॉपीराइट के लिए क्या तरीका। तरफ आने भी वाली थी। मतलब फर्ज करें अगर मैंने कोई रिसर्च का कोई बहुत बड़ा काम किया है, मैंने कोई बुक लिखी है और उसके बाद मैंने वैसे वो मार्केट में रखती है, लेकिन मैंने अपने कॉपीराइट्स के वाले से कोई काम नहीं किया, तो मैं कैसे कर सकती हूँ ताकि ऐसा ना कि कोई भी और बंदा आके मेरी रिसर्च को इस्तेमाल करे, मुझे क्रेडिट भी ना दे और फिर उसके बाद मुझसे पहले कॉपीराइट्स को खरीद ले। और यही सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ आपके राइट्स के साथ जो वायलेशन होती है वो ये वाली होती है, क्योंकि जिसने रिसर्च की भी होती है उसने बहुत ज्यादा बेचारे ने मेहनत करके वो एक काम किया। तो होता क्या है कि अब वो उसकी वायलेशन क्या होती है, कोई भी उठाता है उसमें से 19-20 तब्दीलियां करके अपने नाम से छाप देता है या लगा देता है, या यूट्यूब पे वीडियो भी डाल देता है, या एहसास ही नहीं उसको करना क्या चाहिए। देखिए, लोगों के जहन में शायद एक कॉन्सेप्ट ये है कि शायद इसके लिए कोई भारी वकील करने पड़ते हैं, कोई भारी फीसें देनी पड़ती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिंपल एक एप्लीकेशन देनी होती है IPO को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, कराची में उसका ऑफिस है, तमाम सूबों में ऑफिस है, लेकिन कराची में आप जाकर वहाँ एक एप्लीकेशन दें, एक फॉर्म होता है वो फिल करना है, वो उसके बाद पूरा एक प्रोसीजर होता है कि आया जो चीज़ आपने लिखी है कहीं और तो कहीं आप भी तो कोई वायलेशन तो नहीं कर रहे। वो सारी तहकीक करने के बाद जब वो सारी तहकीक हो जाती है उसके बाद उसके कॉपीराइट्स आपको दे दी जाती है। अब होता यह है कि जब वो आपको मिल गए, अब अगर उठा के शकील बेग ने उसकी वायलेशन कर दी है, अब अगर मैं वायलेशन कर रहा हूं आपकी कॉपीराइट्स की, यानी कि आपने उसको बकायदा IPO में रजिस्टर्ड करा दिया, अब अगर मैं वायलेशन कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ आप कॉपीराइट में IPO में जाकर एक एप्लीकेशन देंगे। अच्छा। लेकिन इसके अंदर ये जरूरी है कि आप पहले रजिस्टर करवा रहे हैं। जी, रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ना हो कि वो चीज आपकी है, आपको याद नहीं रहा और दूसरा और मैं आपको एक और मजे की बात इसमें बता दूं, जैसे बहुत सारी चीजों में बहुत सारे वायलेशंस होते हैं, इसमें एक कई ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं पाकिस्तान में और शहर कराची में, जिनको जरा सा पता चल जाता है कि फलानी चीज होने जा रही है, तो वो क्या करते हैं, पहले से कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवा लेते हैं अपने, और फिर उसके बाद जब असल बंदा जाता है तो पता चलता है कि वो ऑलरेडी कॉपीराइट करा चुका है। वो किस तरीके से होती है ये भी मैं आज आपको बता देता हूँ। रिवर्स हो सकती है, मतलब कैसे उसको क्लेम कर सकते हैं, ये तो मेरा काम था। होती कैसे है? होता यह है कि हमारे से गलतियां क्या होती हैं कि हम जब कोई चीजें किसी से शेयर कर देते हैं, कहीं हमसे शेयर की हुई चीजें, मिसाल के तौर पे हमने कोई कॉपी निकाली, फोटो स्टेट करवा ली, या हमने कहीं से प्रिंट निकलवा लिया, कितने स्टूडेंट्स जो है वो गलतियां करते हैं। अब आप पहुंच गए, अब उसके बाद वो उठाया उसने जाके मारे, अब आप भाग रहे हैं पागलों की तरह, यार मैंने इतनी मेहनत की है, ये तो मेरा हक है। अब वो हक के लिए वो खड़े हुए हैं, अब उसका क्या, वो बैक करेगा, आपसे पैसे लेगा, लाखों रुपए अब चार्ज करेगा। कहाँ हजारों की बात जो सैकड़ों में होनी थी वो अब लाखों में चली गई। और ऐसे बहुत सारा है, ऐसे ब्रांड के साथ है कि कॉपीराइट के साथ ट्रेडमार्क भी जुड़ा हुआ होता है, एक ध्यान में रखिएगा, ट्रेडमार्क भी इसमें जुड़ा हुआ होता है। आपने कॉपीराइट लिया, आपने ट्रेडमार्क भी अगर चाहे तो उसका रजिस्टर्ड करवा सकता है, ताकि उसकी ट्रेडमार्क की जो आपने उसका जो भी नाम रखा हुआ होता है, जो चीज रखी, क्योंकि देखिए जो भी कॉपीराइट है वो अंदर जो आपका मजमून, जिसको मैं आम अल्फाज में कहूँ, जो उसका वो आपने रजिस्टर्ड करा लिया, लेकिन आप उसको चाहे तो ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड करा। एवरी टाइम वी डू समथिंग, जैसे मैं बहुत सारे फोटोग्राफर्स के पिक्चर्स पे भी देखती हूँ कि वो आगे से लोग उसको कॉपी कर लेते हैं
हैं और फिर वो अपनी करके चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी पे ऑलरेडी नीचे आ रहा था कि इसकी कॉपीराइट्स मौजूद हैं, वीडियोस के भी मौजूद हैं। सो क्या वो हमें एक बार ही अपना रजिस्टर करना पड़ता है, फिर हम इसमें ऐड ऑन करते रहते हैं, या फिर हमें हर पिक्चर के साथ, हर वीडियो के साथ, हर डॉक्यूमेंट के साथ नया रजिस्टर अगर आपने अपना देखें, होता क्या है कि हम अमूमन अपना एक स्लोगन टाइप का कोई इस तरह की चीज बनाते हैं, उसको करा लेते हैं हम, उसके बाद डेफिनेटली आपके पास उसके राइट्स होते हैं, आप उसमें से जो तब्दीली करना चाहें आपको उसके राइट्स दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपने ये एक मिसाल के तौर पे कोई ड्रामा ही लिख दिया है, अब वो ड्रामा आपको पता है कि कोई इसके अंदर कोई 19-20 करके कोई तब्दीली ना कर ले, तो आप उसको पूरे को किसी ने आपने किसी को अपनी स्क्रिप्ट दी है, वो अपनी पे 3-4 तब्दीली करके उस पे बना ले ड्रामा, और इसके ऊपर एक्शन भी लिए गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। अभी पिछले दिनों एक कराची के अंदर बहुत बड़ा नाम है, वो एक्सेल और इस तरह का एक काम उनका था, उसके ऊपर किसी ने क्या किया, वो परचेज कर ली शॉप और उसी में अपना नाम नहीं बदला, उसी के नाम से कारोबार कर रहा था, तो उसके ऊपर बकायदा उन्होंने कॉपी, वहाँ आईपीओ में भी एप्लीकेशन दी उसके खिलाफ, और फिर एफआईए ने छापा मारा, उसको दुकान को भी सील किया और उसको अरेस्ट भी किया। ये भी मैं बता दूं कि लोगों को, आवाम को, कि ऐसा नहीं है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते, उसको पकड़ सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा नाम है स्वीट्स का, हमारे शहर कराची का, उनका नाम कहीं इस्तेमाल हो रहा था, तो वो उसकी न्यूज जब उनको मिली, उन्होंने किया तो ना सिर्फ उस दुकानदार ने अपना नाम बदली किया, बल्कि एक खत भी उनको दिया माजरत का कि जनाब मैं आइंदा इसको पैसे नहीं दिए, करूंगा। फाइन अगर वो चाहता तो करवा सकता, जुर्माना नहीं, जुर्माने से मतलब देखिए कितना बड़ा जुर्माना है कि आप सील भी होगी आपकी जगह, सेकंडली आप अरेस्ट भी हुए हैं, आपको बेल करवानी है, आपको बेल, ये कोई मजाक नहीं है कॉपीराइट। मसला क्या है कि अवाम को इसके समझने की जरूरत है। आप जहाँ इतना खर्चा कर रहे होते हैं, वहाँ थोड़े से पैसे खर्च करके अपनी चीज की कॉपीराइट और ट्रेडमार्क लाजमी करवाइए, ताकि वो आपके नाम से हो। होगा क्या, एक और चीज, आजकल यूट्यूब पे आपने देखा बड़े चैनल चल रहे हैं, अच्छा किसी ने किसी को कॉपी किया, हो सकता है कि कोई आपके चैनल की भी कोई कॉपी करके आ गए। इंस्टाग्राम में भी आप किसी का कंटेंट चोरी नहीं कर सकते, ना किसी का म्यूजिक चोरी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे शकील अहमद बेग साहब। हम कॉपीराइट इशू के हवाले से बात कर रहे थे, आई एम श्योर कि बहुत सारे जो लोग हमें देख रहे हैं उनको काफी मालूमात इस हवाले से मिली होंगी। विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक है, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब थोड़ा बात करेंगे हम बदलते हुए ट्रेंड्स के हवाले से, कपड़ों के हवाले से हम बात करते हैं, हम जैसे फैशन के हवाले से बात भी करते हैं, और मेकअप के हवाले से बात भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ही मेकअप ऐसा नहीं है कि पूरे साल आप वही इस्तेमाल करें। देखिए, सुबह का मेकअप और होता है, दोपहर का मेकअप और होता है, और रात का मेकअप बिल्कुल और होता है। इसी तरह सती साहब, आपको पता है कि गर्मियों का मेकअप जो है, तो वो मेकअप कुछ और होता है जिसमें एट टाइम्स आप पहचाने भी नहीं जाते। बिल्कुल जी। और देखिए ना, ऐसे ही गर्मियों का मेकअप कुछ और होता है और सर्दियों का मेकअप कुछ और होता है, और ये बंदों पे भी सेम बात लागू होती है, क्योंकि आजकल के बंदे भी मेकअप करते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। खूबसूरत लगने का हर एक को हक है, अनलेस कि आप बाहर जा रहे हो तो बारिश हो जाए, लेकिन अब वो भी सूरत हाल सही नहीं रही, क्योंकि अब तो वाटरप्रूफ मस्कारास एंड लाइनर्स आर ऑलरेडी इन द मार्केट। और इसी वाले से बात करेंगे मेकअप एजुकेशनिस्ट एंड ट्रेनर सदफ जुनैद हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद, शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सदफ, एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। थैंक यू फॉर सदफ, मैं देख रही हूँ कि माशरा से अब, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन भी ऐसी है कि आप मेकअप एजुकेशनिस्ट हैं, क्योंकि हमें मेकअप सिखा तो दिया जाता है पर हमें मेकअप के बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता, एजुकेट नहीं किया जाता। तो ज़रा आप बताएं, बदलते हुए मौसम के साथ मेकअप कैसे बदल जाता है? हर मौसम का एक अपना एक ट्रेंड होता है। जैसे समर्स में हमें घबराहट होती है पसीने की और हम लोग बेजार हुए हुए होते हैं, इस तरह से कितना भी मेकअप लगा लें तो वो दिखता भी नहीं है, थोड़ी देर बाद पसीना आता है, वो डूई हो जाता है, चिप होता है। ऑन द अदर साइड विंटर्स जो हैं वो बड़ा, आप कलर्स भी पहन सकते हैं, कलर्स यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। थोड़ा सा बस हाइड्रेशन लोग नहीं अपना ख्याल रखते हैं, स्किन काफ़ी चैपी हो जाती है, ड्राई होती है, तो ब्यूटी कम्स विद इन, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें अच्छा, एंड थोड़ी सी ब्लश हर वक्त लगा के रखें, क्योंकि काफ़ी पेल स्किन हो जाती है विंटर्स में, एंड वी कैन यूज़ ऑल द कलर्स। नाउ वी हैव टेंट्स इन द मार्केट एज वेल। हमारी मार्केट में बच्चियां आजकल बड़ा इस्तेमाल करी, तो अच्छा भी लगता है कि जो बच्चियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेकअप कॉन्शियस में है। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सो किन किन चीज़ों को आप कहेंगी कि हमें करना चाहिए और किन किन चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग विंटर्स मेकअप? विंटर्स में एक तो जैसे मैंने कहा कि हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखें। ठीक है, मॉइस्चर आपकी स्किन होना चाहिए, मॉइस्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर वक्त थोड़ा सा ब्लश लगा के रखें, थोड़ा सा हाँ मॉइस्चराइज रखें स्किन को। दूसरा कलर्स,
रेड्स एंड प्लम्स एंड पिंक्स और And brown, शॉकिंग even कलर्स with brown हम बहुत अच्छा off-red लगता के साथ है, भी खेल बड़ा- सकते हैं बहुत मजे के और विद colours। न्यूड आइज क्योंकि Nude eyes। सती होता ये कि आपने हाँ, स्वेटर मुझे पहनी समझाती होती है। जाएं मैं साथ ही समझाती जाऊंगी मैं तो अभी टिंट से नहीं निकला ठीक है टिंट हाँ, टिंट हाँ टिंट ठीक है मैं भी अच्छा उससे नहीं उसमें निकला। देखिए होता है कि जब आप सर्दियों में आपने जो स्वेटर्स वगैरह पहनी होती है तो बहुत सारी जगहों पे आपका होता है कि जी आंखें जो है वो आप न्यूड मेकअप रखें आंखों का आप एक अच्छा मस्कारा लगा लें लेकिन जो लिपस्टिक है वो डार्क हो जो आपके विंटर्स अच्छी के जो लगती मौसम हैं। के साथ जो है वो जी, अच्छी भी लगती है और अच्छी लगती सर्दियों में हैं। अब गर्मियों में हम कहते हैं कि जितनी आपने डार्क लिपस्टिक लगाई होगी ना तो आपको एक देख के तो वो उलझन bleed होगी हो कि हाय जाती हमें है, गर्मी जी। लग रही है तुमने इतनी डार्क लिपस्टिक क्यों लगाई हुई है लिपस्टिक ब्लीड भी कर जाती है फैल जाती है चिप सा फील आने लगता है हाँ। सो गर्मियों में थोड़ा लाइट रखें विंटर्स में यू कैन प्ले विद कलर्स एंड यू नो ड्रेसेस अच्छे पहने और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ब्राइडल्स तो ब्राइड्स को भी बड़ा शौक होता है हमें आप डार्क लिप्स अच्छा यानी कि आप सिर्फ मेकअप पे ध्यान नहीं देती आप लिबास पे भी ध्यान देती हैं बहुत जरूरी है जी इट कॉम्प्लीमेंट्स मेकअप ऑलवेज यानी कि जो आप एजुकेट करती हैं इन दोनों जी जी इट्स अ प्रॉपर एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोग बस ब्रश चला लेते हैं अच्छा इसमें जी सत्या का देखा जाए अगर आप भी जरा पुरानी आज से कोई 10 साल पहले मैं भी अपनी जब पिक्चर्स निकालती हूँ तो देखती हूँ कि कितनी मेकअप की और अपनी जो ग्रूमिंग में कितना डिफरेंस है कि उस वक्त आपकी थोड़ी सी बारीक आईब्रोज वो लाइक इन और अब ये है कि आप अच्छा मोटी एक और eyebrows, चीज भी हाँ। है एक और चीज व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आज से 5-7 साल पहले ये होता था कि इवन टीवी पे अपने साथी एंकर्स को या वैसे आप अगर लोगों को देखते हैं तो उनको अपनी स्किन के हिसाब से बेस या मेकअप यूज करने का आइडिया नहीं होता था वाइट बेस यूज होते थे Please, thank you अब for जो है talking वो about it. थिंग्स हैव चेंज्ड पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट देयर ओन स्किन टोन लेकिन छोटी सी अमाउंट है लोगों की सकती ये भी ठीक है ना अब देखे ना मेकअप का ट्रेंड ये नहीं है कि आपने मेकअप करना है गोरा लगने के लिए जी। मेकअप करना है खूबसूरत लगने के लिए एग्जैक्टली दैट इज ठीक है तो वो आज भी लोगों को कंफ्यूजन है कि नहीं मेकअप गोरा होने के लिए किया जाता बल्कि है पता है सदफ नजर आने लग जाता है कि बहुत सारे Foreign लोग जब feel। अपनी स्किन से 2-3 टोन लाइटर चले जाते हैं तो उनका मुंह ग्रे हो जाता ग्रे है हो जाता है वो ashy। ब्लू और ग्रे नजर आ रहा और होता फिर difference है भी। सबको नजर आ बहुत रहा गले होता का है मुंह का हाथों का गर्दन ये का सब एग्जैक्टली सब लेकिन चीजें बहुत different हो आर्ग्यू भी जाती हैं। करते हैं कस्टमर्स बहुत कि हमें गोरा होना है हाँ। अब वो इसलिए एजुकेशन आती है इसमें कि दुनिया गोरे टैनिंग करा रहे हैं Bleach $2,000 दे के और हमें अभी भी है कि गोरा लगना है अच्छा क्विकली मुझे बता दीजिए ठीक है मॉइस्चर स्किन को करना ही करना है वी गॉट दिस पॉइंट इसके अलावा और कौन कौन सी नेसेसिटीज है जो हमें इनका ख्याल रखना है और बंदों के लिए भी जो कि अहम है वही वाली बात है कि एक मॉइस्चराइजर रखें हाइड्रेशन करें ब्यूटी कम्स विद मेकअप ट्रेंड्स में मॉइस्चराइजर तो मेकअप उसमें नहीं आ जाता हाँ, ना आपकी पता है स्किन मॉइस्चर अगर आप मेकअप अगर स्किन आपकी ठीक Satin नहीं होगी है अच्छी, हाँ। तो होगा ही नहीं जैसे आप लोग मीडिया में हैं स्किन टाइम फटी क्योंकि हुई कम है ना तो मैं चाह रही थी कि हमें समझ आ गई है मॉइस्चर करना है बट मेकअप के ट्रेंड में नहीं आ जाता ना मतलब हाँ। क्या चीज डिफरेंट है जो कि हमें करनी है स्पेसिफिकली स्किन पे भी डिपेंड करता है ना हर फाउंडेशन इज नॉट फॉर ऑल द स्किन नहीं टाइप्स अब जैसे फर्ज करें कभी कभी होता है कि लाइनर आपने बिल्कुल छोटा लगाना है कभी आपका लाइनर थोड़ा सा लंबा इन हुआ होता है जैसे आईब्रोज आजकल तो खैर हम वैसे नहीं बना पाते लेकिन वो बड़ी जबरदस्त बहुत subtle refined eyebrows, eyebrows हाँ, हैं ठीक है बहुत वो है subtle। लिपस्टिक के शेड्स और हैं तो मैं इस हवाले से बात करी पहले होता था पूरा मुंह हम कॉन्टोरिंग कर देता था अब हम कॉन्टोरिंग से यहाँ सिर्फ करते यहाँ हैं करते हैं। सो मैं इन ट्रेंड्स जी, की बात कर रही अच्छा आईब्रोज बहुत सटल हो गए हैं लाइनर्स ऑलमोस्ट गायब हो गए हैं पहले आईब्रोज वो बड़े थिक से आईब्रोज बनते थे अब straight eyebrows, अब बिल्कुल और बुशी आईब्रोज अब चल रहे हैं लाइनर्स ऑलमोस्ट नो लाइनर लुक्स आ गए हैं लिप्स पे हम लोग काम करते चलिए विल डू समझाने के लिए किसी हाँ दिन जी, हम ये आपको करेंगे। एक मेकअप का जो है ना स्पेसिफिकली एक ट्यूटोरियल भी करके बता हाँ दें बिल्कुल करना चाहिए अरे ऊपर से था वो F-16 फ्लाई पास्ट करते हैं ना वो होता है ना एयर शो मैं ऐसे में समझी। यूं जाते हैं तो ये नहीं। सारे के सारे ऐसे ऊपर से जा रहे नहीं हैं समझा देंगे समझा trying to देंगे यू डोंट वरी अबाउट इट इंशाल्लाह आगे में से ट्यूटोरियल में बात करेंगे यहाँ पर वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा शाद रहिए आबाद रहिए कल मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।